हाँ जी, हाय एवरीवन, दिस इज किशोर कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पूरा का पूरा फैक्टर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के 2 क्लास करा दिए जिसमें कंप्लीटली कराएं, एक यूनिट डिजिट और एक क्लासिफिकेशन। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी आज इसको हम पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं फैक्टर को, ठीक है भाई। कंप्लीट यानी कि फैक्टर जीरो से लेवल हीरो लेवल की, मतलब भाई कंप्लीट, ठीक है, चिंता मत कीजिए, ठीक है। समझते हैं, देखिए सबसे पहला बात होता है कि फैक्टर क्या है। फैक्टर क्या होता है फैक्टर। देखिए फैक्टर होता है गुणनखंड। गुणनखंड मतलब यहां पर समझाते हैं, गुणनखंड और मल्टीपल दो चीजें होता है। एक होता है फैक्टर जिसे आपको ध्यान देना होता है, फैक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है मल्टीपल। दोनों को क्या कोई किसी को समझ में आ रहा है कि दोनों चीजें क्या है भाई? ये फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है? थोड़ा सा टाइम दीजिए, दोनों समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए फैक्टर का मतलब होता है कि मान लेते हैं कोई संख्या आपके पास है, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास एक 24 संख्या है, ठीक है। और इसका अगर फैक्टर यानी कि फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है, कि गुणनखंड होता है, ठीक है। अगर आपके पास एक 24 संख्या है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि 1 से लेकर 24 तक, 1 से लेकर 24 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 24 को काट सकता है। कितने संख्याएं हैं जो 24 को काट सकता है, यानी कि 24 के मतलब उस सभी संख्याओं के अंदर में, मतलब उन सभी का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो जैसे 24 आएगा, ठीक है। तो यानी कि देखिए फैक्टर जो होता है वो जिस संख्या के बारे में पूछा जाएगा उससे समान होता है या उससे छोटा होता है, उससे कभी बड़ा नहीं होता है, ठीक है। और मल्टीपल मतलब क्या होता है? मल्टीपल मतलब होता है कि अगर 24 का मल्टीपल हमें चाहिए तो ये हर 24 के बाद डबल होता है। 24 24 दूनी 48, ठीक है, 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौके 96। इस प्रकार से अगर 6 का चाहिए तो 6, 6 दूनी 12, 6 या 18, 6 चौके 24, यानी कि सेम डाटा को इंक्रीज करेगा उतना 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 उतना, उस प्रकार की चीजें, ठीक है। और फैक्टर का मतलब होता है कि जिस भी संख्या का फैक्टर पूछा जाए, 1 से लेकर उतने नंबर तक ऐसी कितनी संख्या है जो उस संख्या को काट सकता है, उसे फैक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके जहन में ये बात आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर 24 हमने लिख दिया है अभी, तो 24 1 से लेकर ऐसे कितनी संख्या है बताएं? 1 से कितनी संख्या है जो 24 को काट सकता है? तो आप बोलेंगे भैया देखिए 24 1 है, ये एक भी इसको काट देगा, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 2 से 12 12 में 3 8 24, 4 काट सकता है, 6 काट सकता है, 8 काट सकता है, 12 दुगने 24, और एक 24 एक स्वयं संख्या है जो इसे काट सकता है कि नहीं? अब तो बस इसी को कहते हैं फैक्टर, जो कि 1 से लेकर 24 तक यही कुछ संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं हैं जो 24 को काट सकता है। बाकी और किसी संख्या में दम नहीं कि 24 को निपटा दे, ठीक है भाई, ये होता है फैक्टर, ठीक है। तो एक साफ पेज में अगर मैं बात करूं तो फैक्टर का मतलब समझ गए। फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का फैक्टर हमें वो देखना है कि 1 से लेकर 24 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 24 को काट सकता है। तो वो सभी संख्याएं जो जो उसको काट सकेगा वो उसका फैक्टर होता है, फैक्टर कहलाता है। और कभी भी मल्टीपल पूछे, खैर इसका भी जरूरत नहीं है, मल्टीपल पूछता है तो मल्टीपल क्या होता है? जिस भी संख्या का मल्टीपल पूछेगा वो सेम डाटा बढ़ेगा भाई, ठीक है। 4 4 दूने 8, 4 3 12, यानी कि अगर आप ऐसे समझ सकते हैं तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि 24 का मार्केट में 1 से लेकर 24 तक इसके परिवार में कितने दुश्मन है इसके? 1 है, 3 है। दुश्मन उसी को कहेंगे जो उसको काट सकता है, ठीक है, जिसके पहाड़े में आता है। और मल्टीपल का आप ऐसे समझ सकते हैं कि भैया देखिए ये 4 जो है ना, ये हर चौथे घर के बाद इसका एक मित्र मिलेगा। 8 12, फिर ये मतलब ये अगर घर से निकलेगा तो हर चौथे घर के बाद इसका एक मित्र है। और ये जो है इसको कितना काट सकता है भाई, इसी को गुणनखंड कहते हैं, ठीक है भाई। यहां तक चीजें समझ में आ गया। मेन बात क्या है कि गुणनखंड के अंदर 6-7 चीजें पूछा जाता है। ये चीजें इसको तो मैंने लिख के लाया बट मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मैंने आपको अभी अभी तुरंत बताया कि भैया ये जो 24 है, देखिए समझ, एक बार पढ़ा दूंगा, जिंदगी में दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। 24 जैसे है तो इसको मैंने बोला 1 2 3 4 6 8 12 और 24 भाई, एक, ठीक है, ये है, ये इतनी संख्या इसके गुणनखंड है। तो इसमें सवाल कितने पूछे जाएंगे उसको समझ लीजिए। अगर इसके अंदर से हमसे सवाल पूछा जा सकता है तो क्या क्या पूछा जा सकता है? देखिए पहला नंबर जो पूछता है हमें, वो पूछता है कि भैया यार पहला नंबर आप ये बताओ कि सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ठीक है। यानी कि गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या पूछा जाता है, गुणनखंडों की संख्या। एक नंबर सवाल, देखिए समझिएगा, मैं सभी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। दूसरा नंबर ये इसमें पूछा जाएगा कि मतलब पहला नंबर ये पूछना ये चाह रहा है कि ये जितने भी गुणनखंड है भाई, ये जितने भी गुणनखंड है इसमें टोटल कितने संख्या है। तो पहला ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर इसी के अंदर में पूछना ये चाह रहा है कि भैया यार बताओ इसमें कितने, मतलब इसमें कितने सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर।
यानी कि क्या होता है, सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा नंबर इसी के अंदर से आप पूछ सकता है, सभी चीजें एक बार पूछेगा, फिर पूछ लेगा सम सम के बताओ, या तो फिर पूछ लेगा विषम संख्याओं के गुण कितने, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ कितने हैं, मतलब इसमें ऐसे कितने नंबर है जो कि विषम है, ठीक है, तो वो पूछ सकता है, या तो पूछ लेगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक है। चौथा नंबर इसमें पूछा जाता है, तीन चीजें यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। चौथा नंबर फिर वापस पूछता है कि जो भी चीजें तुमने भाई गुणनखंड निकाला है, इन सभी को आपस में कितना योग होगा, सभी को जोड़ के बताओ कि कितना हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि पूछेगा क्या, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग पूछेगा, गुणनखंडों का योग, एक नंबर ये। फिर अगला ये पूछता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर आगे क्या पूछता है कि भैया यार देखो, आसान तो देगा नहीं, ठीक है। उसके बाद ये सवाल इस प्रकार से बनाता है कि भैया एक बात बताओ, तुमने ये बता दिया कि सम कितने गुणनखंड है, ठीक है, हमने ये जानते हैं कि सम क्या होता है। उसके बाद बोलेगा कि जितनी भी सम संख्या है ना, उसका गुण, उसके सम, जितने भी सम गुणनखंड संख्या है उसका योग बताओ कितना है, ठीक है। सभी निकाल के बताऊंगा अभी, ठीक है। सम यानी कि सम गुणनखंडों, सम गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों, अरे यार ये किधर आ रहा है यार, ठीक है, गुणन खंडों का योग, गुणनखंडों का योग, ठीक है। सम, सम गुणनखंडों का योग पूछेगा। उसके बाद सम अगर पूछ लिया तो विषम भी पूछ सकता है, विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। इतने सारी चीजें हो गया। अब फिर आगे ये पूछता है, दो चीजें और है। अगला एक टर्म ये पूछता है कि भैया जो भी तुमने गुणनखंड निकाला है ना, सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, मतलब जितने भी निकाले हैं सबको आपस में अगर गुना कर दिया जाए तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, ये भी पूछता है, ये भी पूछता है। सभी के सवाल है मेरे पास, यानी गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा बताओ, गुणनफल, ठीक है। आगे एक पूछता है कि प्रॉपर फैक्टर यानी कि समुचित गुणनखंड क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। यहां पर लिख देता हूं कि समुचित गुणनखंड क्या है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, समुचित गुणनखंड। अगला दो चीज ये पूछता है कि भैया जो भी तुमने यहां पर निकाला है ना, तुम ये बताओ कि ऐसे कितने गुणनखंड है, दे देगा कि 4 से बड़ा है, ऐसे कितने गुणनखंड के 4 से बड़ा है, ऐसा इनमें से कितने गुणनखंड की 6 से बड़ा है, तो बता देंगे जो भी है 4 से बड़ा तो ये है भाई, 4 से बड़ा, 6 से बड़ा तो 6 से यहां तक नहीं करेंगे, ये वाला चीजें होगा, ठीक है, वो बाद में बता रहा हूं। फिर अगला और एक पूछता है, अगर पूछेगा तो पूछता है इस प्रकार से, भैया यार इसमें से तुम ये बताओ कि कितने ऐसे गुणनखंड है जो कि 4 से विभाज्य है, 4 से डिविजिबल है, मतलब जितने भी गुणनखंड है वो ऐसे कितने हैं जो 4 से पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। और अगला फिर ये भी पूछता है कि इसमें से अंदर तुम ये बताओ कि इस गुणनखंड के अंदर कितने पूर्ण वर्ग है, कितने परफेक्ट स्क्वायर है, उन सभी का योग बताओ। फिर कितने परफेक्ट क्यूब है, घनमूल है, उस टाइप से भी पूछा जाता है। तो आगे एक एक करके चीजें देखेंगे, मतलब टोटल कुल मिला के बाद में आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा चीजें और यहां पर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं पूछते हैं, मतलब यही चीजें इसमें पढ़ना है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमसे पूछा जाएगा भैया कि यार देखो, सबसे पहले क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि गुणनखंडों की संख्या, तो ये 24 है, 24 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये हो गया फिर 8, गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया 8। लेकिन यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट क्या वही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगला फिर पूछेगा कि सम गुणनखंडों की संख्या कितना है वो बताएं, ठीक है। सम गुणनखंड, तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा कटता हो, तो बोलेंगे भैया एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है, एक 12 है, एक 24 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि विषम गुणनखंडों की संख्या का योगफल क्या है, तो ये 1 है, एक 3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो, मतलब 2 गो हो जाएगा, एक 1 है और एक 3 है, तो क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग यानी कि सभी का योग बताओ कितना होगा, तो देखिए यहां पर 24 है, 24 कैसे जोड़ेंगे, देखिए यार 12 8 20 6 24 और 6 3 9 2 11 6 4 10, यहाँ पर भी बन रहा है। देखिए इसको जोड़ने का कलाकृति करते हैं, इसको मिला के 10 बना लेते हैं, ठीक है, इसको मिला के 10 बना लेते हैं, इसको भी मिला के 10 बना लेते हैं, तो 10 10 20 खत्म हो गया, 20 और ये देखिए 3 और एक 4 बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पर 4। तो कैसे जोड़ेंगे भाई, मेरा भी दिमाग काम करना यहाँ बंद कर दिया, लेकिन मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, खैर ढूंढ लिया। देखिए हम यहाँ पर इस 8 और 2 को मिला करके 10 कर देते हैं, और ये 6 और 4 मिला करके 10 हो जाएगा, तो टोटल 20 हो जाएगा, 20 और 4 हो गया 24, 24 24 दूने 48, 48 और 12 कितना होगा बताएं, 48 और 10 कितना होता है, 48 और 10 58, 58 और 2 हो जाएगा 60, यानी कि टोटल गुणनखंडों की जो योग हो गया वो कितना हो गया 60। सभी संख्या को यहाँ पर जोड़ना था, ठीक है। उसके बाद देखिए सम गुणनखंडों का योग, यानी कि ऐसे कितने संख्याएं जो सम है और उनका सभी का योग चाहिए, तो एक 2 है और 4 6 और 6 12, 12 8 20,
20 10 30 10 32 32 और 4 36, 36 और 20 कितना होता है बताएं? 36 और 20 होता है आपका 56, 56 होता है। ठीक है, उसके बाद विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा? तो विषम एक ये है और ये है, दोनों को जोड़ देंगे आपस में 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है? गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल सबको आपस में गुणा करना पड़ेगा, उतना माथा करवा भी मत कीजिए। और समुचित प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर मतलब क्या होता है इसको मैं बाद में बता रहा हूं आपको। गुणनफल, गुणनफल इसको सभी को गुणा करना आपस में, ये गुणा करना इतना संभव नहीं है। ठीक है, कि आप इसे कर लेंगे, इसका एक ट्रिक बताऊंगा जो काम आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा। उसके बाद एक से ये देख लीजिए, समुचित, समुचित यानी कि प्रॉपर फैक्टर क्या होता है? तो प्रॉपर जो होता है वो एक को छोड़ देना है और अंतिम का नंबर को छोड़ देना है। ठीक है, एक को छोड़ देना और अंतिम को छोड़ देना है, बाकी की चीजें जो अंदर में रहता है उसी को कहते हैं प्रॉपर फैक्टर। ठीक है, तो जैसे टोटल गुणनखंडों की संख्या 8 था टोटल, तो 8 में से 1 और 24 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे भैया यार ठीक है आपने ये दे दिया, कल के दिन अगर हमें 1800 दे देगा और ये सभी चीजें निकालने बोल दिया या गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो यार मर जाएंगे इतने चीजें करते करते, हमें पता नहीं लगेगा। तो उसका भी चीजें बता रहा हूं, चिंता मत कीजिए। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आया कि आपको नहीं आया? यहां से मैं एक चीजें छोड़ रहा हूं अभी, ये वाला। ठीक है, आगे समझाऊंगा इसका भी ट्रिक, ट्रिक नहीं जो मेथड है उसको समझाऊंगा। ठीक है, ट्रिक व्रिक के चक्कर में ना ही रहे तो बेटर है। ठीक है, समझिए बातों को, समझिए। अब देखिए, अब क्या होता है कि जब भी हम इसको इस प्रकार से फैक्टर लेते हैं ना भाई, तो ये काफी बड़ा हो जाता है। बड़ा क्या मतलब, आपको संभव नहीं होता फिर चीजें करने में, काफी बड़ा 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 चल जाएगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है कि हम इस 24 को तोड़ते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में। ठीक है, लेकिन आपको इतना भी करने का जरूरत नहीं है। सीधा सा आपको दिमाग ये लगाइए कि 24 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? आपके जहन में कुछ आ रहा है, कुछ ऐसा सेट वैल्यू आ रहा है कि 24 को कुछ लिख दे? तो बोलेंगे भैया हमको देखिए इसको 8 गुने 3 लिख सकते हैं, तो 8 या 24 होगा। लेकिन इसको लिखना किसमें? अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अभाज्य फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड, इससे पिछले क्लास में डिटेल में बता रखा है कि भैया अभाज्य गुणनखंड वही संख्या होता है जिसका 2 गुणनखंड होता है, यानी कि एक होता है और स्वयं होता है। ठीक है, तो ये तो है 3 एक अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन भैया 8 नहीं है, 8 नहीं है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। अभी जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, बाकी ये सब चीजें आपका दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक करेगा भैया क्या है चीजें। ठीक है, देखिए ये क्या है? 2 2 के 2 2 2 2 जो है इसका मतलब क्या है? ये 2 3 बार है, इसके पावर में 3 है, 1 2 3, इसके पावर में 3 है। ठीक है, 2 के पावर में 3 का मतलब फिर वापस से क्या हो जाएगा कि 2 3 बार है। ठीक है, तो इसी 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूगुने 4, 4 दूगुने 8, यानी कि 8 को हम 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं और इस 3 को जैसा है ऐसा रखेंगे। 3 के पावर में कुछ नहीं अर्थात 1 रहता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस प्रकार से तोड़े। अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी चीजें सेम आएगा। ठीक है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, समझिए बातों को, अभी समझने की प्रयास कीजिए, यहां पर फोकस करेंगे। अब यहां पर क्या होता है कि हमें चाहिए भाई इसमें टोटल गुणनखंड कितना है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू पावर में रहता ना भाई, पावर में जो भी वैल्यू पावर में है ना, पावर में एक बढ़ा दीजिए। पावर में 3 है तो 3 को 1 बढ़ा देंगे, 4 हो जाएगा। इसके पावर में 1 है तो 1 बढ़ा दिए 2, तो ये हो गया 8। 8 यानी कि क्या हो गया? 8 हो गया। और ये 8 हो गया यानी कि टोटल जो 24 में कितने गुणनखंड की संख्या है? 8 है, जो मैंने आपको पहले निकाल के दिखाया। इसीलिए मैं आपको पहले ये बताया, उसके बाद आपकी चीजें दिमाग में आएंगे। ठीक है, ये बढ़ा क्यों रहे हैं इसको समझिए। बढ़ा हम इसलिए रहे हैं भैया क्योंकि देखिए एक चीज हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। 2 के पावर में 3 का मतलब है कि 2 के पावर में 0, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2 और 2 के पावर में 3। अगर फैक्टर निकाल रहे हैं 2 के पावर में ये, ठीक है, और ये 3 के पावर में 1 का मतलब है 3 के पावर में 0 और 3 के पावर में 1। ठीक है, किसी भी संख्या के ऊपर में 0 उसका वैल्यू होता है 1। यहां पर भी 1 और ये 3 के पावर में 1 का मतलब 3। अब फैक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि इस संख्या को पहले इस दोनों से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको दोनों से, तो 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 हटा दीजिए। फिर 1 से 3 को गुना करेंगे तो 3 आएगा, है कि नहीं? कुल मिला के बात मेरा ये है कि यहां पर तो हम 1 को लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर हम 1 को नहीं लिख रहे हैं। यहां पर नहीं लिख रहे हैं। 2 का क्यूब डायरेक्ट 8 हो जाएगा। यहां पर 1 को नहीं लिख रहे हैं, 3 को 1 लिख रहे हैं, 0 वाला 1 तो नहीं लिख रहे हैं, जबकि 1 तो इसका फैक्टर का पार्ट है कि नहीं? 24 को 1 तो काट सकता है, नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए 1 बढ़ा रहे हैं। फिर इस 2 से फिर ये जो ये संख्या है ये इस दोनों से गुना होगा। 2 के पावर में 1 का मतलब होता है 2, 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 होगा, और फिर 2 से 3 को गुना करेंगे 6 होगा। तो 2 और 6 देखिए कट जाएगा, 2 और 6 कट जाएगा। फिर इसी 2 से फिर इसको और इसको गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूने 4, 4 एकम 4 और 4 6 12, देखिए 4 कटेगा और फिर 12 कटेगा। फिर ये 2 दूने 4 दूने 8 होगा, 8 एकम 8 कटेगा और फिर क्या हो जाएगा? 8 3 24 कटेगा।
कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अगर हम देखें तो सब तो कट रहा है, लेकिन यहाँ पर एक वाली जो टर्म था वो नहीं ले रहे थे, इसीलिए पावर में हम एक को इंक्रीज करके यहाँ पर करते हैं चीजें, ठीक है, गुणनखंड निकालते हैं टोटल, ताकि वो कुल आ जाए। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? कि कभी भी किसी भी नंबर का हमें उस संख्या का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है वो बताना है, कि कुल गुणनखंडों की संख्या, तो पावर में जो भी वैल्यू होगा उसमें दोनों में एक एक का इंक्रीज करके आपस में गुना करना है, चाहे 2 नंबर रहे 3 नंबर रहे, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात यह है कि देखिए, अब एक नंबर पूछा कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो सम गुणनखंडों की संख्या मतलब यहां पर देखिए सम ये है, तो सम में हमें क्या करना होगा कि सम में पावर को इंक्रीज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सम में जितना पावर रहेगा उतना ही रखिए। क्यों, इसका भी मैं बता दूं सॉल्यूशन। देखिए, जब भी 2 के पावर में 0 रखेंगे, 2 के पावर में 1 रखेंगे, 2 के पावर में 2 रखेंगे, 2 के पावर में और क्या है 3 तक ही तो जा रहा है, और यहां पर 3 के पावर में 0, 3 के पावर में 1, तो 2 के पावर में 0 का मतलब 1 है, और फिर 1 का इधर, तो 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा, जो कि 1 क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो हमें इसीलिए हम इसको नहीं लेते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? इसीलिए हम इसको नहीं लेते हैं। अर्थात जो सम संख्या की बातें करेंगे तो सम को तो लेना है, इसके पावर में 3 है तो एज इट इज 3 रखेंगे, 3, और अब की बार बाकी जो भी संख्या रहेगा उसमें इंक्रीज करना है, तो 3 दुगुने कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6, तो सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ गया। और विषम गुणनखंडों की संख्या में सबसे आसान होता है, सबसे आसान निकालना होता है, ये तो हमने इवन निकाल दिया, इसके बाद ऑड निकालेंगे। ऑड, तो ऑड में क्या होता है कि हमें सम को लेना ही नहीं होता, हमें जब विषम चाहिए तो हम सम को क्यों ले भैया, नहीं लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचेगा 3, 3 के पावर में 1 है, 1 को 1 बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर और इवन नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या का जो योग होता है वो कुल नंबर ऑफ फैक्टर होता है, कुल गुणनखंडों की संख्या होता है। यहां पर भी आपने देखा होगा कि 6 2 8, दोनों को जोड़ने के बाद ये मिलता है और ये मिलता है। ठीक है, पहला बात जो है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसको पूरा का पूरा देंगे, चिंता मत करने, चिंता करने की जरूरत है नहीं। इसको ऊपर भेजो, इसको नीचे भेजते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी आगे बातों को समझिए, ये ऑड वाले सिस्टम यहां पर खत्म होता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर बात ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालें, कैसे निकालें। सबको तो आपस में जोड़ दिया, लेकिन अब कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको ऐसे तो जोड़ना नहीं है, आसान तरीका क्या है उसको समझिए। देखिए, गुणनखंडों का योग जो निकालना है, तो मैंने आपको क्या बोला कि देखिए आपको क्या करना है कि ये 3 है पावर ना, तो इसको 0 से शुरू करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। 0, 2 के पावर में 0 प्लस 1 के पावर 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में क्या है 2 है, फिर 2 के पावर में 3 है, ये ले लिए, बीच में गुना रहेगा, फिर 3 को शुरू करना है, 3 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 1, मतलब पावर में जितना रहेगा 0 से लेकर उतना तक चीजें को चलाना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके ऐड कर दीजिए आपस में, तो आसान है चीजें। 2 के पावर में मतलब 1 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर 8 हो गया, और इधर हो गया फिर 1, 3 के पावर में 0 1, और 3 के पावर में 1 का मतलब 3 हो गया। ठीक है, तो 3 4 7 8 7 कितना हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, और इंटू 3 और 1 हो गया 4, तो 15 चौके कितना हो गया 60। तो देखिए 60 आया कि नहीं आया? टोटल नंबर यहाँ पर भी देखिए गुणनखंडों की संख्या हमने 60 निकाल के दिखाया था, और यहाँ पर भी 60 आया। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताएं। तो क्या करना है, गुणनखंडों का योग अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा। सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा। तोड़ने के बाद हम पावर को चेक करेंगे, 3 तक गया है, यानी कि 0 से लेकर शुरू करना है, फिर उसको भी शुरू और दोनों को आपस में जोड़ करना होगा, तो हमारे गुणनखंडों की कुल संख्या आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा बताएं। सम गुणनखंडों की संख्या, सम का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि सम चाहिए। अब हमें सम चाहिए, तो सम में हमने आपको क्या बोला कि 0 नहीं करना होता है 2 वाले में। ठीक है, बाकी की चीजें में करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 खाली 2 में 0 नहीं कर रहा, बाकी कुछ भी रहेगा 0 से लेना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 2 से 1 को लेंगे, फिर 2 को 2 से लेंगे, और फिर 2 को 3 से लेंगे। यहाँ पर सम यानी कि जोड़ रहे हैं, जोड़ने का तरीका भी यही है। ठीक है, यहाँ पर 0 से और 3 से 1 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 1 के 2, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 1 1 के 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 8 4 12 13 14, तो 14 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर 56। और देखिए हमने निकाल दिया था 56। बात समझ में आया कि नहीं आया, सम वाली चीज। अगर फिर अगला क्या है, विषम है, तो विषम में आपके मन में एक जहन में बात आ रहा कि भैया अगर विषम हमें निकालना ही है तो सम की झमेला हमें क्यों पड़े, यानी कि सम तब आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, यानी कि सम वाले नंबर को नहीं लेंगे, तो 2 ही एक सम है, इसको छोड़ दीजिए, अर्थात 3 के पावर में 0 और प्लस 3 के पावर में 1, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ये। यानी कि यहाँ पर भी आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जो भी सम गुणनखंडों की टोटल संख्या होता है, योग होता है, और जो विषम गुणनखंड संख्याओं का योग होता है, वो दोनों को मिलाने के बाद गुणनखंडों का टोटल योग आ जाता है 56 + 4 = 60 आ जाता है।
ठीक है, समुचित हमने आपको बता दिया, गुणनखंड का गुणनफल हमने बता दिया, ठीक है। और आगे चलेंगे और एक दो चीजें, नई चीजें सिखाएंगे, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम सवालों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पहला सवाल ये है, और आपको ये बताना है कि 1470 का कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, बताइए। देखिए, इसको पहले हम एक सवाल और यहां पर देते हैं। देखिए, अगर कभी भी अंतिम में 10 दिखेगा, यानी कि 0 दिखेगा ना अंतिम में, यानी कि 10 है वो, ठीक है। अभी समझिए बात को। तो 10 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुना 5 लिखते हैं, ठीक है। अगर कभी भी नीचे 100 दिखेगा अंतिम में, ये आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक है, 100 रहेगा, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, दिमाग में क्लिक कराइए, तो बोलेंगे भैया 4 गुना 25 लिख सकते हैं। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 25। तो 4 को भैया हम क्या लिखेंगे यार, देखो 4 को हम क्या लिखेंगे, तो 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। तो आपने बोला कि भैया सबको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर में 2 है, इसका पावर में 2 चढ़ाएंगे, ये 5 का पावर में 2, यानी कि कभी भी अगर 100 दिखेगा तो 100 को हमको क्या लिखना है, 2 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2 लिखना है। बातें क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। आगे एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी चीजें आगे काम करेंगे, ठीक है। कभी भी 1000 दिखेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुने 25, 25 अट्ठे 1000 होता है, जैसे 25 चौका 100 होता है, उसी प्रकार से 25 अट्ठे भी 1000 होता है, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो इस 8 को क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूने 4 दूने 8, और इस 25 को हम लिखते हैं 5 गुने 5। तो 2 का यहाँ 2 है, 2 के पावर में कुछ नहीं, तो देखिए ये बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। देखिए जब बेस सम होता है, ए जो रहेगा, देखिए ए के पावर में m इंटू ए के पावर में जब n रहता है, ठीक है, यानी कि बेस जब समान रहता है तो पावर पावर जुटता है, यानी कि ए जो होगा वो m प्लस n होता है, इसीलिए इसका पावर में कुछ नहीं, तो एक है एक है एक है, यानी कि 2 एक बार 2 एक बार। तो मैंने बेस को 2 लिखा, और एक एक 2 और एक 3, तो 3 लिख दिया। माफ कीजिए भैया, 2 के पावर में 3 होगा तो पावर में 3 चढ़ा दिए। यही चीज सेम भागा में क्या काम करता है, कि भागा में यही चीज सेम क्या काम करता है, कि ए के पावर में अगर m रहा, बट्टे में ए के पावर में n रहा, तो अगर बेस समान है ना, दोनों का बेस समान है, तो पावर पर क्या होता है, पावर पर घटता है, m माइनस n घट जाएगा, ठीक है भाई। तो वही कर रहे हैं यहां पर, जैसे 25 है, बेस समान है तो इंटू 5 लिखेंगे, पावर में कितना है, कुछ नहीं रहता तो एक रहता है, 1 1 2, तो ये चीज है, यानी कि ये चीज है, यानी कि कभी भी 1000 रहेगा अंतिम में 3 जीरो, तो यानी कि उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 3 और 5 के पावर में भाई 5 5 25, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक की बातें, इसको कहीं पर कोपचा में कॉपी में लिख लीजिए, कोना कोनी में, ताकि आपको काम आएगा, ठीक है। अब सवालों की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। देखिए गुणनखंड के उतने सारे सवाल जीडी में नहीं पूछे हैं जितने आप मतलब अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन चीजें कराऊंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। इसके बाद जो क्लासेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आज की क्लास तो है ही भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1470 है कि कुल गुणनखंडों की संख्या गणना करना है, कि इसमें कितने गुणनखंड है टोटल। तो देखो यार 1470 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम तोड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे 1470 है, आप एक बात बताइए, 1470 का अंतिम में क्या दिख रहा है, अंतिम में 1 0 दिख रहा है, तो अंतिम में 1 0 का मतलब होता है 10, तो 10 को हम क्या लिखेंगे बताइए, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, 10 को खत्म हो गया बात। अब अगला क्या बच रहा है, अगला बच रहा है 147। अब 147 ऐसा कौन संख्या है जो काट सकता है, तो बोलेंगे भैया देखिए 147 जो नंबर है ना, वो केवल 7 काट सकेगा इसको, 7। तो 7 से हम इसको गुना कर रहे हैं, कितने बार में, 7 दुगुने 14, 7 एकम 7, यानी कि 21 इंटू 7 को गुना करेंगे जितना मिलेगा। ये समझ में नहीं आया शायद आपको, नहीं आया। देखिए जब भी हम किसी संख्या को काटेंगे जितना बार में, उसको लिखना है कि हम 7 से पहाड़ा पढ़ रहे हैं, और जितना बार में काट रहे हैं उसको गुना में लिख रहे हैं, ताकि इस दोनों को गुना करने के बाद सेम चीजें प्रोडक्ट बनेगा। 7 एकम 7, 7 दुगुने 14, समझ में आ रहा। अगर मेरे पास 21 है, 21 को तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड में, तो क्या करेंगे, हम 3 का पहाड़ा लगाएंगे, और कितना बार पढ़ रहे हैं, 7 बार पढ़ रहे हैं, तो इस दोनों को गुना करने के बाद ये चीजें हमें मिलता है। ये बात आपको मतलब पता होना चाहिए, तो ये होता है काम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 7 और 21 हो गया। अब एक बात बताइए, 21 आ गया, तो 21 क्या अभाज्य अभाज्य, इसको सभी को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, यानी कि ऐसी संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, सिर्फ 2 ही हो। तो 21 का बहुत सारे ढेरी सारे फैक्टर है, 3 7 1, 21 खुद भी है, ज्यादा है। तो 21 को क्या करेंगे, 21 को भी हम 3 गुने 7 में तोड़ देंगे, 3 गुने 7 में, तो 7 21, 21 7 147 होगा, यानी कि 2 गुना 5 हो गया 10, और फिर क्या हो गया, 7 गुना 3 गुना वापस से 7, ठीक है, ये चीज आया। इस सभी को अगर गुना करके आप दिमाग में भी देख लेंगे एक बार, कि 7 मतलब 7 7 49 कहाँ गया भाई, 7 21 7 यहाँ पर 147, और गुना 10 करेंगे तो अंदर में सिर्फ एक जीरो बैठ जाएगा, मतलब सेम चीजें मिल जाएगा। तो आपको चेक भी करना होगा, ठीक है। और अगर आपको शुरू शुरू में तकलीफ हो रहा है तो आप ऐसे करके करेंगे, ऐसे करके करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 7 से भगा दीजिए, 7 से, 7 दुगने 14, 7 एकम 7 जीरो, फिर 7 से भगा देंगे, 7 21 जीरो, फिर आप क्या करेंगे, फिर 5 से भगा दे दिए, 5 छुक 30, फिर 2 से दे दिए 3 बार में, ठीक है।
तो बात वही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बात वही आ जाएगा, 2 को 7 आ जाएगा, 1 को 5 आएगा, 1 को 2 आएगा, 1 को 3 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से ऐसे भी करके लेके चले जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना है हर जगह, तभी तो काम आएगा। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सरिया दीजिए। जैसे यहाँ पर 7 एगो है, 7 एगो है, तो क्या करेंगे हम, 2 रहने देते हैं, 5 रहने देते हैं, इस 3 को आगे ले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 के पावर में 2 चिपका दीजिए, ठीक है। अब हमें निकालना है कि टोटल फैक्टर ऑफ संख्या कितना है। टोटल फैक्टर हमने प्राइम फैक्टर में इसलिए तोड़ दिया ताकि चीजें आसान हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है। वरना भाई इसका अगर निकालने जाएंगे 1 से लेकर 1470 तक तो पॉसिबल है अभी फिलहाल, भाई 1 दिन लग जाएगा पूरा, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ेगा आपको। इसका पावर में कुछ नहीं, तो 1 1 1, तो सबको बढ़ा करके गुना करना पड़ता है। 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 होगा, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर 2 होगा, और फिर 2 है तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसमें कितने हैं, 24 है। तो 24 का यहाँ पर खात्मा कर देंगे, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें से आपको और कुछ निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम फैक्टर बोलता, तो भी आप निकाल सकते हैं। अगर इसमें से बोलेगा कि भैया यार बताओ इसमें से सम मतलब सम संख्या कितनी है, तो सम संख्या 2 के पावर में क्या है, 1 है, तो उसको 1 ही रहने देंगे, उसको मतलब उसको डबल नहीं करते हैं, ठीक है। जो रहता है उसको वहीं रहने देते हैं। उसके बाद देखिए इसमें 2 हो जाएगा, और इसमें भी 2 हो जाएगा, और इसमें 2 का 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। और अगर अगर आपको ये हमने क्या निकाला, ये इवन निकाला, ऑड निकालने बोलेगा, ऑड निकालने बोलेगा तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, अर्थात इसी से मतलब है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि ऑड भी 12 होगा और इवन भी 12 होगा। और दोनों को जोड़ने के बाद मेरा नंबर ऑफ टोटल फैक्टर भी 24 आ रहा है, तो चीजें सही जा रहा है। ये बात ऑड वाला नहीं समझ में आया, फिर से समझा देते हैं। देखिए शायद आपको नहीं आया होगा। देखिए इसमें से अगर हमें इवन फैक्टर निकालना है, इवन का मतलब समझ रहे हैं, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो हम क्या करते हैं कि जो 2 है ना भाई, 2 में जो पावर है उसी को रखते हैं, बाकी और कुछ करते नहीं है, ठीक है। बाकी 5 में पावर 1 है तो 1 बढ़ा दीजिए, 2 हो गया। उसके बाद क्या है कि 3 में 1 पावर है, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, ठीक है। 2 में 2 है तो 1 पावर बढ़ा देंगे, 3 हो जाएगा। 3 दूने 6 दूने 12, तो क्या हो गया, 12 हो गया भाई सम फैक्टर। उसके बाद विषम बोलेगा, तो विषम में 2 तो पहले से ही सम संख्या है, प्राइम फैक्टर में 2 सम ही होता है, इसके बाद प्राइम फैक्टर 2 के अलावा कोई सम संख्या आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये सत्य बात है। मतलब जब भी आपको विषम संख्या निकालना है तो सम को 2 को छोड़ के बाकी सभी के पावर को बढ़ा करके गुना करना है। तो यहाँ पर 1 में बढ़ा देंगे तो 2 होगा, फिर 1 में बढ़ाएंगे तो 2 होगा यहाँ पर भी, और 2 में 1 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 6 दूनी यहाँ पर 12 आ जाएगा। और हमने आपको पहले एक बात क्या बताया कि भाई सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा चीजें। और यही भी चीज सेम काम करता है योगफल में, कि टोटल गुणनखंडों का योगफल क्या है, सेम चीजें, ठीक है। अगला देख लिया जाए भाई। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3600 भाई देखेंगे, अगर 3600 यहां पर लिखा गया है तो अंतिम में 2 जीरो है। अंतिम में 2 जीरो का मतलब आप क्या बोल रहे हैं बताइए। अंतिम का 2 जीरो का मतलब आप इसको हम लिख सकते हैं 100, 100 इंटू 36 तो लिख ही सकते हैं ना 100। तो 100 को मैंने आपको क्या बोला था, 100 को आप लिख सकते हैं। 100 को हम क्या लिखते हैं, 100 को लिखते हैं 4 इंटू 25, 4 इंटू 25 लिखते हैं इसको, 4 इंटू 25। तो 4 का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर, और 25 का मतलब क्या है 5 गुना 5, और ये 2 गुना 2 है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए तो 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 2 हो जाएगा, 5 के पावर में 2 हो गया, खात्मा हो गया इसका। 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुना 6, यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर। आप एक बात बताइए, क्या यहाँ से हम नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देंगे? तो अगर जैसे ही आप यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर निकालेंगे, इसको रहने देते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ करेंगे 2 से 1 3 बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, और 2 से 3 हो जाएगा, 3 3 9 27, 27 जैसे ही निकालेंगे और ये हो जाएगा आपका गलत। और कितने व्यक्ति को समझ में आया कि ये गलत हो गया? शायद आपको आया होगा। देखिए यहाँ पर गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर ये एक सम संख्या है, सम संख्या 2 एक ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य गुणनखंड है। पहला दिन मैंने आपको बताया था कि 2 एक सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या है, लेकिन भैया 6 नहीं है। 6 का 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी, 6 से, 2 से ज्यादा इसका फैक्टर है। तो 2 से जिसका भी ज्यादा फैक्टर होता है वो प्राइम फैक्टर में नहीं आता, अभाज्य गुणनखंड में नहीं आता है। तो भैया इसके तोड़ना होगा अभाज्य गुणनखंड में, तो इसको तोड़िए। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो यानी कि इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 3 का लिखेंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है कि 2 के पावर में भी 2 चढ़ेगा, 3 के पावर में भी 2 चढ़ेगा, ठीक है। ये जो 2 है होल में, इस दोनों के
भाग में पड़ेगा, 2 के पावर में भी पड़ेगा, 3 के पावर में भी पड़ेगा, तभी तो 2 दूनी 4 होगा और 3 तिया 9 चौके 36 बनाएगा। और 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुना 6 36 होता है। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे 2 गुना 3 में, और 2 अगर चढ़ाना है तो 2 दोनों में चढ़ेगा। ठीक है, तो अर्थात अर्थात मैं कहने का क्या कोशिश कर रहा हूं, अर्थात कहने का ये कोशिश है मेरा कि हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 और 3 के पावर में 2 इसकी जगह पर, तो इसको रहने देते हैं ताकि आपको बाद में समझ में आएगा। फिर इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 2, 5 के पावर में 2, फिर इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 और 3 के पावर में 2। ठीक है, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसको देखिए 2 है और यहां पर भी 2 है, तो 2 के पावर में जब पावर नीचे बेस सेम रहता था, पावर पावर जुड़ता है, तो 2 के पावर में 4 हो जाएगा, प्लस 5 का पावर में स्क्वायर है तो रहने देते हैं, और इधर गुना है भैया। ठीक है, 3 का स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या निकालना है, ये गुना है यार। ठीक है, यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें निकालना कुल गुणनखंडों की संख्या। तो यहां पर 4 है, 4 में 1 बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा। यहां पर 2 है, 2 में 1 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा। यहां पर 2 है, 2 में 1 बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 5 या 15, 15 या 45, यानी कि 15 या 45 जो होगा वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, और 15 या 45 यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, ये 15 या 45 क्या आया, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स आया, यानी कि सभी गुणनखंडों की संख्या आया, जो कि सवाल चाह रहा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ फैक्टर्स, नंबर गुणनखंडों की संख्या। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखिए, आगे जैसे है 2940 का समुचित गुणनखंडों की संख्या क्या है, समुचित, समुचित का मतलब समझ रहे, प्रॉपर फैक्टर। अब प्रॉपर फैक्टर क्या कहता है कि प्रॉपर फैक्टर अगर 12 है मेरे पास, अगर मेरे पास एक संख्या 12 है, 12 का प्रॉपर फैक्टर निकालना है, तो क्या करते हैं 1 2, मतलब 12 को क्या लिखते हैं 4 गुने 3 लिखते हैं, 4 तिया 12 है भाई, 4 तिया 12, 4, ये 4 तो मेरा क्या है, सम संख्या है, तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3, इसको लिख तो सकते हैं ना 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो इसका पावर में 1 है, 1 है, तो दोनों जुट करके 2 गुना 3 होगा, और 2 गुना 3 होगा तो ये क्या, इसका अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे आप, नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, इसके पावर में 2 है तो 2 रहेगा, मतलब 1 बढ़ जाएगा, और 3 1 है तो 1 में 1 बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 3 दुगने हो जाएगा 6। ये हो गया मेरा कुल गुणनखंडों की संख्या। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि समुचित का मतलब होता है कि 1 और 12 को छोड़ करके, यानी कि 2 माइनस कर देना है, तो 6 में से 2 माइनस जैसे ही करेंगे तो मेरा आ जाएगा 4, तो इसका 4 आंसर होता। ठीक है, जैसे हम 12 को तोड़ेंगे ऐसे 1 2 3 4 6 और 12, तो 12 में 12 को छोड़ देंगे और 1 को छोड़ देंगे, बीच में कितने बचा 1 2 3 4, तो देखिए 4 आया। ठीक है, सेम चीजों को अप्लाई करके इसका आंसर आपको बताना होगा कि भैया हम यहां पर क्या कर सकते हैं, बताएं। आपको यहां पर सेम चीजें अप्लाई करके बताना होगा। ठीक है, जैसे 2940 है, तो काफी सारे लोगों को लगता होगा काफी टफ चीज है। देखिए 2940, 2940 को भैया इस अंतिम का जो जीरो दिख रहे हैं इसके लिए तो आप पहले दिमाग में लगाइए कि 2 गुना 5 लिख सकते हैं। अब ये जो 2940 है, 2940 यानी कि 294, इसको काटिए, इसको कैसे काट सकते हैं, 5 से अगर निपटाएंगे 5 बचे 25, 4 बचेगा, नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा, तो 7 से जाएगा, 7 ते 21, 7 चौके 28, 7 दुगने 24, 7 से चला जाएगा भैया, 7 से चला जाएगा। देखिए इसको 7 से काटें या किससे काटें बताएं, 7 से अगर काटेंगे 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28 यानी कि 4 बार में काट रहे हैं, 7 से 7 चौके 28, 7 चौके 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 42 को क्या लिख सकते हैं 21 दूनी 42 लिख सकते हैं, और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारी चीजें आया, यहां से आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 लिखेंगे, 1 7 लिखेंगे, एक 2 रहेगा, और एक 3 और 7 रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा नीचे लिखने की कोशिश करूं मैं, एक आ जाएगा 7, एक आ जाएगा 7 इंटू ये 2 आ जाएगा, और फिर ये 3 और 7 आ जाएगा, 3 और 7, और पहले से ही 2 और 5 तो था ही भैया। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका गुणनखंड, सभी को गुना करेंगे तो ये चीज आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 294 है, रहने दीजिए। ठीक है, आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 147 आ गया। 147 का मतलब क्या है कि ये 7 से जाएगा, 7 से 7 दूने 14, 7 एकम 7। ठीक है, फिर इधर जाएगा 3 सत्ते 21, तो सेम चीज आ रहा, 2 7 7 3, देखिए 2 7 7 3 वही आया। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना है कि कैसे काम करना होगा हमें। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझते, इसको इसको यही रहने देते हैं। ठीक है, आप समझिएगा बातों को लेकर के यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, 7 एक बार है, 7 एक बार है, तो 7 के पावर में क्या होगा 2 होगा, इंटू 2 एक बार है, 2 एक बार है, तो 2 के पावर में 2 हो जाएगा, 3 के पावर में कुछ नहीं बाबा जय की, मतलब कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें, समुचित गुणनखंड, तो टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा बताएं, टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 3
यहाँ पर देखिए 2 में 1 इंक्रीज कर देंगे तो 3 होगा, 2 में 1 का इंक्रीज करेंगे 3 होगा, 1 में इंक्रीज करेंगे 2 और फिर 2, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है टोटल, लेकिन समुचित निकालना प्रॉपर निकालना तो इसमें से 2 हमें माइनस करना पड़ेगा, अर्थात 34 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। 34 को लिख लेंगे हम यहाँ पर सी नंबर करेक्ट, ए नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको देखिए नोट्स बना लेना होगा। मैं जो चीजें लिख रहा हूँ ये शायद कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, देखते देखते आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। आपकी बार मैं थोड़ा सा ठीक से लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए अब हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है भाई, नंबर ऑफ इवन फैक्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखेंगे भाई, देखिए अब ये सवाल है, क्या करेंगे भाई, देखिए 10,500 है कि सम गुणनखंडों की संख्या बताना। सम कितने हैं भाई, तो देखिए 10,500, तो आपके दिमाग लग गया होगा कि 10,000 जो 500 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताएं 10,500 को हम क्या लिखेंगे। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं यार। ठीक है, और इसको इधर लिख रहा हूं ताकि जगह थोड़ा ज्यादा बनेगा। कल से जो पीपीटी बनाऊंगा थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा ताकि जगह ज्यादा मिलेगा। 1,500, ठीक है 10,500। अब देखिए, अब यहां पर आप दिमाग ये लगा सकते हैं कि भैया देखिए अंतिम में ये 2 नंबर है, 2 नंबर का मतलब होता है 100, 2 नंबर का मतलब 100। 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 25, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब आपके जहन में ये आ रहा है 105। 105 को अब अगर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, अगला नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15 कट जाएगा। ठीक है, या तो आप 21 पंचे डायरेक्ट 105 ले सकते हैं कि 5 को 21 बार में गुना कर दिया जाए तो बात बराबर आ जाएगा, या तो फिर 3 से ले लीजिए, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 पचे 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 7 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 गुने 7 लिख सकते हैं। यानी कि चीजें समझ में आया कि नहीं आया, देखिए 35 आ गया। 3 से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट इसको 21 पंचे 105, 5 गुना 21 करते तो 21 को भी तोड़ना पड़ता, क्योंकि 21 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको भी 3 गुना 7 में इसको हमें तोड़ना पड़ता। 3 गुना 7 में, तो 3 गुना 7 में तो कर ही दिया भाई, ये क्या दिक्कत है। 3 7 और 5, 3 7 और 5 आया, 3 7 5 इसके बगल में लिख देंगे हम। 3 7 और 5, देखिए 5 एक बार आया है और 5 यहाँ भी है, यानी कि 5 के पावर में 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए बताइए, हमें चाह रहा है ये कि इसमें से सम कितने हैं। तो सम में आपको पता है कि जो 2 के पावर में रहता है उसको तो उतना ही रहने देते हैं, बाकी के पावर को इंक्रीज कर, 3 से 1 4 बढ़ जाएगा, इसमें 1 है 1 है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। 2 चुके 8 8 16, 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया। और ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया, नंबर ऑफ सम यानी कि इवन फैक्टर्स। ठीक है, इवन फैक्टर्स। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको बताना है भाई। ठीक है, अगला देख लिया जाए, 1800 के सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। अब देखिए सम गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है भाई, सम गुणनखंडों का योगफल। अगर नॉर्मल पूछता तो भी आप कर सकते थे, सम पूछ रहा है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए देखिए कैसे करेंगे, बातों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब 1800 है भैया, 1800, तो 1800 को सबसे पहले तोड़ना होगा। 1800 को अभाज्य गुणन का, अंतिम का 2 जीरो, अंतिम का 2 जीरो मतलब 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये लगा दिए, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब 18 है, 18 को क्या लिखते हैं, 18 को लिखते हैं 9 गुना 2 बराबर 18, तो 2 जैसे है वैसे ही लिख दिए। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, क्योंकि 9 तो मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, उसको तोड़ना पड़ेगा, तो 3 गुना 3 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कोई मिल रहा है तो उसको पावर में ऐड कर दिए, नहीं तो अपना काम करेंगे। 2 2 मिल रहा है, ठीक है, तो अर्थात 2 के पावर में यहाँ पर क्यू हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम गुणनखंडों का योग। अगर हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता कि कितना होगा, तो हम क्या करते हैं वो पहले बताते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होता है, टोटल, तो टोटल कुछ नहीं, यहाँ पर 3 से शुरू हुआ, 3 जीरो से शुरू होता है, 2 के पावर में 0 प्लस 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 2 प्लस 2 के पावर में 3, ये करते हैं। फिर 5 वाला चीजें करते हैं, बीच में गुना करते हैं, फिर 5 वाला, 5 का 0 प्लस 5 का 1 प्लस 5 का 2, ये करते हैं। फिर हम 3 को लेते, फिर 3 का पावर में 0 प्लस 3 का पावर में 1 प्लस 3 का पावर में 2, ये करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि टोटल गुणनखंडों की संख्या अगर पूछता तो करते हैं। हमें क्या पूछा गया है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो सम में हम क्या करते हैं, इस जीरो को नहीं लेते हैं, बात खत्म हो गया। इस जीरो को हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, बाकी की चीजें सेम रहता है, बाकी की चीजें सेम रहता है, तो बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सॉल्व करना है। 2 के पावर में 1 का मतलब 2 हो गया, और यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, अगला क्या है, 5 के पावर में 1 और 5 का 1 मतलब 5 हो गया, और 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो गया। और अगला क्या है भाई, 3 का 1 हो गया, यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। अब सबको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 814 हो गया, यहाँ पर 31 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या 9 3 12 13 हो गया। भैया बताइए कैसे होगा, गुना गुना करके दिखाइए भैया, गुना करके दिखाइए। देखिए किसी से भी गुना कर सकते हैं हम, 13 लपेट देते हैं इसको। देखिए 14 एकम 14 के 4 हाथ मेरा 1 14 तिया 42 1 43, ठीक है, ये आ गया। इसको चुके 52 के 2 हाथ मेरा 5 13 तिया 39 और 5 40 और 4 44 के 4 हाथ मेरा 4 13 चुके 52 52 और 56 यानी कि 56 42 करेक्ट उत्तर होगा।
और यही आपका करेक्ट उत्तर। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया? ठीक है भाई, उम्मीद करें यहाँ तक चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, ठीक है, जिसे 40 96 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। सम गुणनखंडों का योगफल, तो 40 96 भाई देखिए अंतिम का कोई सिस्टम बन नहीं रहा, तो अंतिम का कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, तो 40 96 को आप ऐसे ले सकते हैं 40 96। अब इसको 4 से निपटा दीजिए, या 12 से जाएगा, या जिससे भी जा रहा है आप निकाल दीजिए भाई। देखिए अगर 4 से निकालेंगे ना, इसको 4 से निकालेंगे तो 4 से कट जाएगा। देखिए 4 एकम 4, 0 का 0 रहने देते हैं, 4 दूने 8, 4 दूना 1 बचेगा, 4 4 16, फिर 4 से जाएगा, 4 से 4 दूने 8, 2 बचेगा, 4 5 20, 4 छुके 24, फिर 4 से चला जाएगा, 4 छुके 24, 4 छुके 24 क्या है भाई, 4 छुके 24 और 4 4 16 64 हो जाएगा। फिर 4 से जाएगा तो 16 बार में चला जाएगा, फिर 4 से जाएगा तो 4 बार में चला जाएगा, और फिर 4 से जाएगा तो 1 बार में चला जाएगा। यानी कि ये है भाई, ये है 4। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है भैया 40 96, 40 96, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में। तो अभाज्य गुणनखंड 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 2 गुना 2, कितना 2, 2 4 6 8 10 12, यानी कि 2 के पावर में 12 हो गया भाई, 2 के पावर में 12 हो गया। और इन सभी क्या करना है, सम गुणनखंडों का योग निकालना है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का 1 प्लस 2 का 2 प्लस 2 का कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, फिर 2 का 4 करना पड़ेगा। इस प्रकार से डॉट डॉट करके 2 का 12 तक हमें करना पड़ेगा भाई। और उसको सॉल्व करेंगे, 2 का 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 का 2 करेंगे तो 4 होगा, 2 का 3 करेंगे तो 8 होगा, डॉट डॉट करके चलेगा। तो ये सब चलेगा भाई, ठीक है। तो इतना हम तो कर नहीं पाएंगे, तो ये जीपी होता है, ठीक है, जीपी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस कहते हैं हम इसे। तो इसे डायरेक्ट जब ऐसे चलता है ना, 2 का डबल हो गया यहाँ पर इसे होता है, तो इसको निकालने का डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला है, यानी कि नंबर ऑफ एसएन जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, एसएन एनवा टर्म। इसके लिए फॉर्मूला होता है ए मतलब होता है पहला टर्म, उसके बाद होता है 1 माइनस आर टू द पावर एन, और बटे में होता है 1 माइनस आर। ये एक फॉर्मूला होता है जिसे आप ध्यान रख लेंगे। ये बहुत ज्यादा काम नहीं आता, यहाँ पर आपको ध्यान नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इसको याद रख लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा तो आप निकाल नहीं सकते। तो ए का मतलब होता है पहला टर्म क्या है, 2 है, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस आर, आर का मतलब क्या होता है भाई, आर का मतलब इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको वैल्यू को कहते हैं आर, ठीक है। एन का मतलब पावर, पावर में कितना है 12 है, तो इसमें 12 चढ़ा दीजिए, ठीक है, बटे 1 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर बात खत्म। देखिए अब ये बगल में 2 है, रहने देते हैं, यहाँ पर इसको समेट देते हैं, इसको समेट दें, इसको समेट दें। अच्छा एक काम करते हैं, नहीं समझते हैं, रहने देते हैं, ठीक है, ये वाला समेट देते हैं, बाकी चीजें तो आप समझ ही गए होंगे, समेट देते हैं, काम आएगा, ठीक है। 2 1 माइनस 2, 2 के पावर में 12 का मतलब क्या है, 2 के पावर में 12 का मतलब 40 96, ठीक है। तो 1 माइनस 40 96, 1 माइनस 40 96 बटे माइनस का 1, 2 में से 1 घटाएंगे। अब ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर चीजें मेरा ये बच रहा है कि 2 और माइनस का क्या आ रहा है, 40 95 आएगा। देखिए अगर 1 इसमें घटेगा, 96 में 1 घटेगा 95, अब बटे का माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, 2 पंचे 10, अंतिम में 0 आएगा, यूनिट डिजिट, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। 2 पंचे 10 के शून्य, हाथ में 1, 2 नाम 18, और 1 19 के 9, हाथ में 1, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 चुके 8, 81 90, देखिए करेक्ट उत्तर बन रहा है, ये आपका आंसर। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया वो बताएंगे भाई, ठीक है। उम्मीद करें कि सबको समझ में आ रहा है। तब तक मैं थोड़ा सा आई होप चीजें आप समझ पा रहे होंगे भाई, ठीक है। ये समझ गए, इसमें थोड़ा सा आपको फोकस करना है, बस कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। पढ़ाए सवाल नहीं आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है, जैसे इवन पढ़ाए, अब नंबर ऑफ ऑड के ऊपर में बात कर देते हैं। देखिए अगला सवाल देख लिया, अगला सवाल कह रहा है कि 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। मतलब जो भी नंबर है इसमें विषम बताना है कि कितने हैं गुणनखंड, ठीक है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग हमारे सामने यह है कि इसको मैं सही तरीके से तोड़ पाऊं भैया, ठीक है। तो देखिए आपको तभी से बता रहा हूं कि अंतिम का 2 नंबर का मतलब क्या है, ये 100 है, तो 100 गुना 72 करेंगे तो ये चीजें मिल जाएगा। तो 100 के लिए 4 गुना 25 लिखते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। यहां तक तो चीजें अभी तक कोई क्लियर है, ठीक है। अब 72 को क्या हम 8 गुना 9 लिख सकते हैं। अब 12 छोक 72 भी होता है, ठीक है। तो उतना माथा खराब क्यों करें भाई, 8 गुना 9 लिख देते हैं, प्राइम फैक्टर में टूट जाएगा ये पूरा का पूरा मामला। 8 को क्या लिख रहे हैं हम, तब से लिख रहे हैं 2 गुना 2 लिख रहे हैं, और इसको लिख रहे हैं 3 गुना 3 लिख रहे हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब बन जाएगा, 2 के पावर में 3। तो यहां पर लिख लीजिए 2 के पावर में 3 लिख लीजिए, और 3 के पावर में 2 लिख लेंगे। अब जो मिल रहा है नीचे बेस, उसको पावर में ऐड कर दीजिए। 2 1 मिल रहा है, 2 1 मिल रहा है, तो 2 के पावर में 3 और 2 5 हो जाएगा, इंटू में 5 का पावर में 2 हो जाएगा, और 3 का पावर में 2 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, अगर ये आदमी हमसे
अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता, टोटल नंबर मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता, तो हम क्या करते हैं, 5 में से 1 इंक्रीज कर देते, 6 होता, 6 से इसमें 3 इंक्रीज, 6 तिया 18, 18 तिया 54 होता अगर टोटल पूछता तो। अगर ये सम पूछता ना, सम, तो इसमें 5 है तो 5 ही रहने देते, सम पूछता तो बात कर रहे हैं भैया, सम, तो 5 का 5 ही रहने देते इसमें, क्योंकि सम जब पूछता है इवन नंबर, तो 2 में हम पावर में ऐड नहीं करते, जो है उसी को रखते हैं, तो 5, 2 में 1 बढ़ा देते 3, इधर भी 3, 3 तिया 9 5 45 होता अगर ऑड। लेकिन इसमें इवन में, इसमें क्या पूछा, विषम, तो जब भी विषम पूछता है तो हमें सम से कोई लेना देना नहीं होता, सम से इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि लेना देना इससे ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भैया बताएं, इसमें 2 है, 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 होगा, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे 3, 3 3 9, ये वाला आंसर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने आदमी को ये बात समझ में आ रहा है बताइए, सभी को समझ में आ रहा होगा, जो जो मेन चीजें हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला देख लिया जाए भाई, अगला इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि 15 87 60 के विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। भाई विषम गुणनखंडों का योगफल चाहिए यार, मतलब काफी बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे यार बताइए, देखिए कि 1,58,760 के विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, ठीक है, विषम गुणनखंडों का योगफल, ये नंबर काफी बड़ा है यार, 8760, यानी कि एक चीज तो यहां से आप पकड़ पा रहे हैं, एक चीज तो हमको ध्यान में आ रहा है कि इस जीरो के बदले में हम 2 × 5 लिख रहे हैं, और अभी मेरा यहां पर बस की चलेगा नहीं, तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा और जल्दी कर पाएंगे उसके मुताबिक, ठीक है, क्योंकि मुताबिक थोड़ा सा बड़ा नंबर है 15876, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसको 3 से निपटा देते, 3 5 15 चल जाएगा, 3 6 3 27 3 6, ठीक है। फिर 3 से निपटाइए, 3 से 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 7 21, तो 1 बच जाएगा, फिर 3 चौका 18, 3 चौका 12, ये कैसे हो रहा भाई, ये नहीं हो रहा क्या, हो रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं। 3 से मैंने 15 को भाग दिया, 3 बचे 15 कट गया भाई, फिर 8 बचा, तो 3 दूने 6, 2 बचा 27 हो गया, 3 नाम 27, 3 दूने 6, फिर हमने क्या किया, 3 एकम 3, 2 बचा, तो 3 7 21, फिर 1 बचा, तो ये एक में यहाँ मिलकर 19 बना दिया, 19 बनाता 3 चौक 18 हो गया, 3 चौक 18, फिर 1 बचा, 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा, फिर 3 3 5 15 जाएगा, फिर 2 बचेगा, 3 8 24, 3 8 24 चल जाएगा, देखिए 3 5 15 यहाँ पर 2 बचेगा, तो 3 8 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 8 24 काट देगा भाई। फिर ये 3 से जा रहा, 3 1 3 3 27, 3 चौक 18 कट जाएगा, देखिए 3 एकम 3 होगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, तो 3 नाम 27, 1 बचेगा, 3 चौक 18 होगा। अब फिर 3 से इसको जाना संभव नहीं है, क्योंकि नीचे 6, ठीक है, नीचे 6 आ रहा, तो भाई देखिए 3 से 3 चौक 18, फिर 16 होगा, नहीं कटेगा तो इसको 2 ले लीजिए, तो 2 नाम 18, 2 8 16, 98 आ गया। फिर इसको 2 से अगर ले लिया जाए, 2 चौके 8 और 2 नाम 18, फिर इसको 7 से 7 बार में कट जाएगा और ये निपटा जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या आया भाई, इसको 2 × 5 तो पहले से ही था, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे एक बात को लेकर के यहाँ पर समझेंगे, ये था यहाँ पर 2 × 5 पहले से ही आया है, और क्या आया है 1 2 3 4, 4 को 3, यानी कि 3 के पावर में 4 लिख सकते हैं हम, बोलेंगे बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद 2 को 2 है, तो 2 को 2 यहाँ पर 1 है और 2 को 3 को मिला करके 3 को बना देगा, समझ में आया नहीं आया। यहाँ 2 पहले से है और इधर 2 को 2 है, ठीक है, बेस समान है, पावर पर जुटेगा, तो 2 के पावर में 3 यहाँ पर निपटा दिए डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 2 का 7 के पावर में 2 हो जाएगा, 7 के पावर में 2 हो जाएगा, बस बात खत्म है भाई। 5 के पावर में क्या है, 5 कहां से आया, पहले से ही आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज हो गया, अब क्या चाहिए, विषम गुणनखंडों का योग चाहिए। देखिए अगर मुझसे सम पूछता तो ये 3 को भी लेते, सबको लेते, अगर टोटल चाहिए होता, माने टोटल गुणनखंडों की संख्या, तो सभी को करते, 2 के पावर में 0, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, उस प्रकार से लेते। लेकिन विषम पूछ रहा है, तो विषम पूछ रहा है तो सम से हमें कोई ताल्लुक नहीं है, तो सम को पहले यार हटा दो यार, ठीक है। बाकी क्या बच रहा, 5 के पावर में यहाँ पर 1 है, यानी कि 5 के पावर में 0 प्लस 5 के पावर में यहाँ पर 1, काम खत्म। उसके बाद देखिए 3 के पावर में 4, यानी कि 3 के पावर में 0 प्लस 3 के पावर में 1 प्लस 3 के पावर में 2 प्लस 3 के पावर में 3 और प्लस 3 के पावर में 4, ठीक है। उसके बाद 7 वाला है, 7 के पावर में 0 है, 7 के पावर में 1 है, 7 के पावर में 2 है, और ये कंडीशन बन गया, ठीक है। अगला देख लिया जाए भाई, अगला आंसर हमारे सामने क्या आएगा उसको देख लीजिए। 5 के पावर में 0 का मतलब 1 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। अगला 3 के पावर में 1 का मतलब 0 प्लस मतलब 1 और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 तिया 27 और 27 तिया 81 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 81, ठीक है। 4 बार जोड़ेंगे और ये कितना हो जाएगा भाई, इसको देख लीजिए, ये 1 होगा प्लस 7 होगा, 49 हो जाएगा, यहाँ पर 7 का स्कोर 49 होता है भाई। यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बताएंगे, ठीक है, यहाँ पर दिक्कत है तो बताएंगे। 5 और 1 यहाँ पर 6 हो जाएगा इंटू, देखिए अब इसको जोड़ने का प्रयास कीजिए भाई, कैसे जोड़ेंगे, देखिए 27 और 30, 3 30 और 10 40, 40 8 4 12 120, 121 हो गया यहाँ पर 121 इंटू ये कितना है, ये 49 50 7 57 है भाई, 57 है।
अब सभी को समेट के गुना करना पड़ेगा। देखिए सभी को समेट के गुना कर लिया जाए, यूनिट डिजिट से चले जाते हैं भाई, यूनिट डिजिट से चले जाते हैं। 6 को 1 से गुना करेंगे, इसका यूनिट डिजिट मिला लीजिए। यूनिट डिजिट जो पहला चैप्टर आपको पढ़ाए थे वहां पर बताए थे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 6 को लेंगे 1 से गुना करेंगे 6 आएगा, 6 7 हो जाएगा 42, 42 का अंतिम में 2, यानी कि जो भी रिजल्ट बनेगा उसका अंतिम में 2 होना चाहिए। तो 2 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अर्थात इसका आंसर जो होगा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, पूरा गुना करने का जरूरत है नहीं, ऐसा ही ये पहले बहुत काम करा चुका है, तो हम टाइम को बचाने के लिए यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करें ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। अगला सवाल हमारे पास सामने क्या है कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 0 से लेकर सभी चीजों को लेकर के चलना है, तो 196 है। ठीक है भाई, अब बताइए 196 को क्या लिख सकते हैं। अब बताइए 196 यानी कि 1,96,000, 1,96,000, 196 के लिए हम लिख सकते हैं 100। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर, मतलब 2 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर, 25 चौका 100 हो गया, बात खत्म है। उसके बाद देखिए 196 बच रहा कि नहीं बच रहा, इसको हम लिख सकते हैं 196 इंटू 100। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 196 को हम क्या लिख सकते हैं बताएं। अगर 2 में इसको तोड़ेंगे 2, तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 98। 98 को लिख सकते हैं 14 गुना 7, और 14 गुना 7 को 2 गुना 7 गुना 7 लिख सकते हैं। देखिए 2 हो गया, 98 को लिख सकते हैं 14 7 98, और इस 7 को हम क्या लिखेंगे 2 गुने 7। तो ओवरऑल हमें ये चीजें मिला, ये चीजें मिला 2 गुना 2 गुना 2 गुना। देखिए अब ये चीजें बन जाएगा, 7 दूने 14 बन गया, 1 2 तो पहले से ही है। और देखिए 14 7 98, बात को समझिए, बात को समझिए। 196 को 98 गुना 2 इसको करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, इस 2 को रहने दिए, इस 98 को हमने लिखा 14 इंटू 7, 14 इंटू 7, ये 7 अब रहेगा मेरा 2 तो ही है, इस 14 को 2 गुने 7 में लिख रहे हैं, अर्थात मेरा बन रहा है टोटल क्या बन रहा है, 2 और 2 को ऐड होगा, और यहाँ से एक देखिए ये तो है, ये 2 को ऐड होगा, 2 2 और साथ साथ 49, यानी कि 4 गुना 49 अगर कोई व्यक्ति करना चाह रहा है तो वापस 9 चौके 36 के 6 और 4 4 16 और 3 19 वही आएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या आ रहा है भैया, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर आ रहा है, अर्थात इसका मतलब क्या है, ये तो रहने देते हैं। ठीक है, आपको काम आएगा, समझ में आएगा। ये 2 और 2 समान है तो 2 के पावर में जुड़ जाएगा, 5 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इंटू का फॉर्म में, सभी चीजें इंटू में है, यहाँ पर इंटू में है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सभी गुणनखंडों का योग चाहिए, तो 0 से लेकर 4 तक है ना भाई, तो कर लेते हैं। देखिए 0 कहां से जाएगा, 0 2 के पावर में 0, 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 2 प्लस 2 के पावर में 3 प्लस 2 के पावर में 4 तक जाएगा ये। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे देखिए 5 के पावर में 2 है, यानी कि क्या करना पड़ेगा, 5 के पावर में 0 प्लस 5 के पावर में 1 प्लस 5 के पावर में 2 तक जाना होगा हमें। उसके बाद क्या है, 7 के पावर में 2, यानी कि 0 से 1 2 तक जाना होगा, तो 7 के पावर में 0 प्लस 7 के पावर में 1 प्लस 7 के पावर में 2। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, हमारे सामने आंसर हाजिर हो जाएगा। देखिए 2 के पावर में 1, 0 का मतलब 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 2 का क्यूब मतलब होता है 8, और 2 का पावर में यानी कि 16, 2 का क्यूब यानी 2 दुगुने 4, 4 दुगुने 8। ठीक है, 2 का 4, 2 दुगुने 4, 4 दुगुने 8, 8 दुगुने 16, तो ये चीजें यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अगला यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 और 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25। ठीक है, अगला 7 का मतलब हो गया, यहाँ 7 के पावर में 0 का मतलब 1, उसके बाद 7 के पावर में 1 का मतलब 7 हो गया, यहाँ पर 49 हो गया। इस वाला देख रहा कि नहीं दिख रहा। अब आगे देखिए, अब इसको कैसे ऐड करेंगे उसको समझते। देखिए 16 में अगर 4 दे देंगे 20 हो जाएगा, और 8 और 2 को मिला देंगे तो 20 10 30 और 1 क्या हो जाएगा 31। 16 और 4 20 10 30 31 इंटू 25 5 30 और 31 इंटू 49 50 7 57। अब बताइए 57। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे सामने हाजिर हो जाएगा आंसर। देखिए हाजिर हो जाएगा आंसर। आंसर में क्या होगा, यूनिट डिजिट 7 आएगा, यूनिट डिजिट 1 1 इंटू 7, 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर है। हम तो कंफ्यूज में पड़ गए भाई ये क्या होगा, तो कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 31 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि समझ रहे, 1 का स्क्वायर 1 3 3 3 दूने हो जाएगा 6 और 3 3 961। 961 को 57 से गुना कर लीजिए। तो अगर आप शॉर्ट में गुना करना चाहते हैं तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको 50 से गुना कर लेंगे, फिर 7 से करके जोड़ देंगे। 50 से गुना करेंगे तो अंतिम में 1 जीरो लगेगा, 5 के 5 5 30 शून्य 5 45 और 3 कितना होता है 48 होता है। ठीक है, अब 7 से कर लीजिए, 7 के साथ 7 चौक 42 के 2 हाथ में रहा 4, 7 नाम 63 और 4 होता है 67 भाई। ठीक है, अब आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 814 के 4, यहाँ पर 5 54 7 7 7, ये बता गया। बताइए ये गुना किसको किसको समझ में आया। 57 को क्या किया हमने, 57 को हमने किया 50 प्लस का 7 तोड़ दिया। ठीक है, तो 50 से इसको गुना करेंगे तो अंतिम का एक नंबर आएगा 0, वो तो लेगा ही, यूनिट डिजिट में पढ़ाया था, किसी भी संख्या के नीचे 0 रहता है उसको गुना करना है तो यूनिट डिजिट 0 ही आता है। ठीक है, 0। उसके बाद 5 से 1 गुना करिए, 5 5 चौका 30 के शून्य हाथ में 3, 5 नाम 45 48 हो गया। इन्हीं को इसके साइड में 7 जोड़ना है करके, तो 7 एकम 7 7
इसके 2 हाथ मेरा 4 7 9 63 67 दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, उम्मीद करें ये सवाल समझ गए होंगे। अगर सभी गुणनखंड बोला तो ठीक है, अगर सभी बोला था सभी कर लिए, अगर विषम बोलता तो इसको हटा देते, सम बोलता तो इसका जीरो सिर्फ हटता, बाकी की चीजें सब रहता। ठीक है, अगला देख लिया जाए। अगला है 231 के सभी गुणनखंडों की संख्या का योगफल एक को छोड़ करके बताना कि कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये सवाल आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि आपको क्या करना है मैं आपको तोड़ के बता देता हूं कि क्या होगा। देखिए 231 जो है ना, 231 तो डबल जीरो के लिए तो 2 गुना 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हम लिखेंगे ही लिखेंगे। 231 को तोड़ने की कोशिश कीजिए, 231 तो ये 7 से जाएगा क्या, 7 या 21 और फिर 2 बचेगा 7 या 21। देखिए अगर मैं इसको 7 से काटूं तो 7 से काटेंगे तो 7 या 21, फिर 2 बचेगा 7 या 21, और इस 3 को इसको लिखेंगे 11 गुना 3 लिखेंगे 33 को। ठीक है, तो 7 11 3 आ जाएगा, यहाँ पर 7 गुना 11 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या कर रहा है कि सभी गुणनखंडों का योग, यानी कि इसमें टोटल गुणनखंड जितना भी होगा ना भाई, जीरो से लेकर के उतना लाना है और माइनस में 1 कर देना है, अंतिम में आपका आंसर आ जाएगा। और जो आंसर होगा उसको आपको करेक्ट करके यहां पर आपको बताना होगा कि क्या आंसर होगा, और उम्मीद है कि आप इस सवाल का आंसर बताएंगे हमें। ठीक है भाई, अगले देख लिया जाए। अगला क्या है कि संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर एक नया खेल खेल रहा है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब समझ लो उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल। ठीक है, व्युत्क्रम। अगर आप एक बात को समझिए, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग, एक बात समझिए, अगर हमारे सामने 12 रहेगा, 12 तो 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 3 होता है और 4 होता है, फिर 12 होता है। अगर इसका गुणनखंडों का व्युत्क्रम का योग पूछेगा तो योग का मतलब क्या है, सबको आपस में जोड़ रहे हैं। अभी सिंपल बता रहे हैं, सिंपल, इसको अभी वो अभाज्य गुणनखंड भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक सवाल छूट रहा है, यहाँ पर 6 भी इसको काट सकता है और 6 भी काट सकता है और 12 भी काट सकता है। ठीक है, 6 काट सकता है और 12 भी काट सकता है। तो एक बात बताइए, अगर रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम बोलेगा तो इसका उल्टा का योग यानी कि क्या होगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। यहां से जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझेंगे आप। 1/6 1/12। ठीक है, ठीक है 12। अगर नीचे का सबका एलसीएम ले लेंगे तो सबसे बड़ा नंबर 12, और 12 ये सभी से कटेगा तो 12 ले लेंगे। ठीक है, 12 हो गया। अब यहां पर बात समझिए, ये कितना बार में कटेगा, 12, 12 को 1 से गुना करेंगे 12, ये 2 से 6 बार में, तो 6 यहां पर क्या है, प्लस है, प्लस 3 चौका 12 यानी कि 4 बार में, 4 से ये 3 बार में, 6 से ये 2 बार में। ठीक है, तो यहां पर आपको 12 से यहां पर जाएगा 1 बार में। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहां से आप ये देखिए कि भैया क्या आया, नीचे 12 आया, यानी कि जिसका हमें गुणनखंड चाहिए था रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम का गुणनखंड, वो नीचे है, और बाकी जो नंबर है वो सभी का ऊपर में ऐड है। तो हम क्या करेंगे, इसी को लिखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि फैक्टर्स, सम ऑफ नंबर फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का योग बटे नंबर। ठीक है, बटे नंबर, यानी कि सभी गुणनखंडों का योग कर देना है जो आएगा, और उसी नंबर से आपको डिवाइड कर देना होगा, तो हमारे सामने आंसर हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका अगर आप देखेंगे, इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएगा, बताएं, इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएगा, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो नहीं भाई 2 के पावर में 2, 1 के पावर, तो यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर्स मतलब सभी संख्याओं का सम ऑफ फैक्टर निकालना है। तो 2 के पावर में 2 का मतलब क्या है, 2 के पावर में 0 प्लस 2 के पावर में 1 प्लस 2 के पावर में 2, और ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 0 प्लस 2 के पावर 3 के पावर में 1 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या 4 2 6 7 7 और ये हो जाएगा 3 और 4, कितना हो गया 28। तो 28 और नंबर क्या है भाई, 28/12। तो देखिए 4 से 4 तिया 12, 4 7 28 यानी कि 7/3 आएगा। 7/3 जो भी डॉट डॉट में जाएगा आंसर। ठीक है, 3 दूने 6, 3 तिया 9, फिर उसे करके चलेगा। और अगर इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 12 6 18 18 और 2 20, 20 7 27 और 28, तो यहाँ पर भी 28/12 आ रहा है, यानी कि 4 7 28 और 4 तिया 12 यानी कि 7/3 आपको यहाँ पर भी दे रहा है। अर्थात कुल मिला के बात यह है कि जब भी हमें व्युत्क्रम पूछा जाएगा, व्युत्क्रम, तो जो भी नंबर होगा ना उसका उन सभी गुणनखंडों का योग कर लेंगे और जिस नंबर से पूछा जाएगा उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल देकर के डायरेक्ट यहाँ पर समझाया, नहीं तो फिर आपको लगता कि भैया ये चीजें कहां से आया। ठीक है, अर्थात इस सवाल में हमें करना क्या है, इस सवाल में हमें करना क्या है, इस सवाल में हमें यह करना है कि 360 के गुणनखंडों का सभी का योग चाहिए हमें, योग, और उसको फिर 360 से ही डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 360 का गुणनखंडों का फैक्टर क्या होगा, इसके लिए 2 5 है और
ये एक मतलब क्या है, 36 गुना 10 इसको लिख ही सकते हैं, 36 गुना 10, 10 के लिए 10 10 2 5, ये 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है यानी कि क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 2 है और यहाँ पर 1, तो 2 के पावर में 3 कर दिए और ये 3 का स्क्वायर बगल में रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1। अब इसको सबको समेट के गुना कर दीजिए, अभी ऐड कर लीजिए, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए हमें, तो कर लेंगे भाई। देखिए 0 और यहाँ पर क्या होगा, 0 से शुरू करना पड़ेगा हमें, 0 से शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद 2 के पावर में 1, उसके बाद 2 के पावर में 2, उसके बाद 2 के पावर में 3 तक जाएगा चीजें, ठीक है, 3 तक जाएगा। और थोड़ा सा बढ़ाते हैं भाई, ठीक है। 5 का मतलब क्या, 5 का 0 प्लस 5 का पावर में 1 तक जाएगा, ठीक है। 3 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 0 से, फिर 3 1 से, और फिर यहाँ पर जाएगा 3 2 तक, ठीक है। अब देख लीजिए 2 0 का मतलब हो गया 1 प्लस यहाँ पर 2, और फिर 2 का पावर में 2 मतलब 4 हो गया, 2 का पावर 3 मतलब 8 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 1 प्लस 5, 1 प्लस 5, और यहाँ पर हो गया 1 और 3 और 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। सबको समेट दीजिए एक साथ। अगला बार जो है ना भाई, ये आराम से लिखेंगे, इधर बैठाएंगे, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ा ठीक रहेगा, यहाँ से थोड़ा चीजें खराब जा रही है यार, रहने देता अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 8 4 12, 3 यहाँ पर हो गया 15 इंटू 15 इंटू यहाँ पर 6 इंटू 9 3 12 13 है, 13 इतना आया। इसी को डिवाइड करना किससे, 360 से कर देना, बात खत्म है। 8 4 12 3 15 आ गया, और 5 1 6 आ गया, और 9 3 12 13 आ गया भाई। इसको काट लीजिए, देखिए कैसे काटेंगे भाई, देखिए एक बात समझिए, 6 छोके 36, ये 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 13/4 करना है भाई, 13/4, 4 से इसको डिवाइड करें, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूने 8, 4 पंचे बस, 3.25 करेक्ट उत्तर, 3.25। बताएं ये भागा किसको समझ में आया भाई। देखिए 4 से जब हम 13 को डिवाइड कर रहे होते हैं ना भाई, 4 से 13 को, तो 4 दूने क्या होता है, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12, एक बचेगा, दशमलव लाएंगे, 0 हो जाएगा, 4 दूने हो जाएगा 8, यहाँ पर फिर आएगा 0, तो मतलब 2 आएगा, पॉइंट लगा हुआ उसके बदले, तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 4 पंचे 20, 3.25 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आया कि नहीं आया, वो आपको बताना है, ठीक है भाई। अभी तक चीजें सब सही ढंग से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी चलेंगे अभी आगे, ठीक है। अगला देख लिया जाए भाई, अगला देख लिया जाए। अब अगला एक सवाल है जो कि काफी बेहतरीन है। देखिए सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अब 544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, अब इसको बताने के लिए हम एक इस्तेमाल करेंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। देखिए जैसे 12 के गुणनखंडों का योगफल अगर पूछा जाए, तो 12 के गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है, ठीक है। 12 के गुणनखंडों का जो योग होता है, उसमें से इसका मतलब क्या है भाई, कि इसका मतलब जिस भी संख्या का गुणनखंड पूछा जाएगा उसको रखना है, और पावर में क्या करना है, पावर में जितना भी नंबर ऑफ गुणनखंड आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स जितना भी आएगा उसका आधा करना है, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर का आधा कर देना है, और ये आ जाएगा गुणनखंडों का योगफल। ये देखिए ये आ जाएगा गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। प्रूव करके बताओ गुणनखंडों का योगफल, योगफल, ठीक है। अब यहां पर प्रूव करेंगे चीजों को, ठीक है। देखिए ये चीजें हैं, 12 की चीजें ये है, ठीक है। अब देखिए गुणनखंडों का योगफल का मतलब क्या होता है कि भैया सबको आपस में गुना करना है, तो सबको आपस में गुना करना है, तो कैसे गुना करेंगे भाई। देखिए एक काम करते हैं, सबको 12 बनाने की कोशिश करते हैं, इससे बन जाता है। देखिए 12 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा इंटू, देखिए 4 तिया 12 हो जाएगा इंटू 12, और यहाँ पर क्या होगा 6 दुगने हो जाएगा 12, यानी कि 12 का क्यूब, 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है, 1728 होता है, 1728 होता है, 1728। और फॉर्मूला क्या है, गुणनखंडों का योगफल क्या करना है कि हमें जो नंबर दिया जाएगा वही नंबर, और हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, उस संख्या का टोटल फैक्टर कितना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 यानी कि 6 के पावर में 3 हो जाएगा, तो ये 12 के पावर में 3 हो जाएगा, 12 का 3 का मतलब होता है 1728। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, यही बात बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। जैसे और एक छोटा एग्जांपल देके आपको समझा देते हैं, ताकि चीजें आप समझ में आएंगे, उसके बाद बड़ा बड़ा सवाल तो कर ही लेंगे। अगर 6 है, 6 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, ठीक है। इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें क्या चाहिए, इसका गुणनखंडों का योगफल चाहिए, तो जो नंबर है वो रहेगा, ठीक है। इसका टोटल गुणनखंड कितना है, 1 2 3 4 है, तो 4 का आधा 2 यानी कि 36 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए 3 गुना 6, 6 6 36 आएगा, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह है कि नंबर ऑफ फैक्टर तो ऐसे हम नहीं करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर हमें क्या करना है, हमें ऐसे करना है। 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं हम 4 गुना 3, 4 गुना 3 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का 1। और नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें हमें पावर में बढ़ा करके जोड़ना होता है। तो 2 के पावर में 1 बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, यानी कि 6 आ गया, यानी कि 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, और पावर में चढ़ाना था। यहाँ पर अगर 2 का 6 देखा जाए तो 6 क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है, इसके पावर में कुछ नहीं 1 होता है, यानी कि 2 गुना 2 हो जाएगा, बढ़ा करके 4 हो जाएगा। 4 का मतलब क्या है, आधा उसका लेना है, 4 का आधा लेना है, तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, इसके पावर में 2 चढ़ा दीजिए, जिसके बारे में पूछा जाएगा 36 आ जाएगा। इधर से भी करेंगे तो 36 ही आना तय है, ठीक है भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बातें समझ में आ गया। अगला देख लिया जाए,
अगला भाई लिखा गया है कि 1800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1800 है भाई, तो 1800 जो है इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए। 1800 अंतिम का 2 नंबर के लिए 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इस 18 को क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2 या 2 गुना 2, और 3 को इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, ये 2 बनेगा, अर्थात यहाँ पर 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो 2 एक आएगा 2 इसमें ऐड हो जाएगा, अर्थात ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर इसमें देखना है हमें कितना आया, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर आप देख लीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ 3 है तो 1 बढ़ जाएगा 4, यहाँ पर 2 है तो 3 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 3, तो क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 आ गया। 36 से हमें उसी नंबर से डिवाइड करना है, मतलब देखिए 36 आ गया। अब बात को समझिए, उसी नंबर से नहीं डिवाइड करना, 36 आ गया। नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 36। तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर 36 आया, हमें क्या निकालना है, सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकालना, गुणनखंडों का गुणनफल। तो जो नंबर होता है उसको रखते हैं, इसके पावर में इसका आधा कर देते हैं, यानी कि 18 चढ़ा देते हैं, और यही आपका क्या होगा करेक्ट उत्तर। तो 18 से के पावर में 18, ये है आपका पहला नंबर आंसर राइट हो जाएगा भाई। कितने आदमी को ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है भाई, उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आया होगा। अगला सवाल आपके सामने है भाई। ठीक है, अब सवाल यह है कि 30 के पावर में 5 है और 24 के पावर में 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है। देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की टोटल संख्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है ऐसा संख्या जो खुद से ए से कटता हो। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करना होगा हमें, ये 30 है भाई, 30 को तोड़ दीजिए, 30 को तोड़ सकते हैं, 6 × 5 के पावर में 5, 5। इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 के पावर में 5, 2 × 3 के पावर में 5। ठीक है, तो यानी कि सबके पावर में 5 जाएगा, फिर सबके पावर में 5 जाएगा, यानी कि 2 के पावर में 5 जाएगा, फिर 3 के पावर में 5 जाएगा, फिर 5 के पावर में 5 जाएगा। ठीक है भाई, फिर इधर क्या है, इधर 24, देखिए 24 है, जो 24 को 6 के पावर में कितना है, 6 के पावर में 5 है, 6 के पावर में 5 इंटू क्या है, 4 के पावर में 5 है भाई। 6 के पावर में 5 यानी कि 2 के पावर में 5 इंटू 2 के मतलब 3 के पावर में 5 और 2 के पावर में 5। इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 5 लिख सकते हैं, 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं, इसको 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं। तो ये सेम है, तो 2 के पावर में 15 हो जाएगा, इधर 2 के पावर में 15 हो जाएगा, और 3 के पावर में 5 आ जाएगा भाई, 3 के पावर में 5 आ जाएगा। ठीक है, और इन सभी चीजों का ऐड कर देना, बस आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना भाई, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए 2 के पावर में 0 से अगर ऐड करेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड का निकालना है, तो पावर में जो है ना भाई सबको आपस में ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, जब भी अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो पावर में जो भी चीजें आया है सभी को ऐड कर दीजिए, आपस में बात बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 5 5 10 5 15 20, 20 और 15 कितना होगा भाई, 35 हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, एक को छोड़ करके, तो जितने भी पावर है भाई सभी को आपस में जोड़ देंगे, तो अर्थात इतने अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल को देखिए, यहाँ पर एक नया टाइप बन रहा है। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है भाई कि 66 से उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 से बड़े हैं भाई। ठीक है, 66 के अंदर जो की संख्या 10 से बड़ा है, यहाँ पर एक 10 ऐड कीजिएगा, मोर देन 10 है। ठीक है, 10 से बड़े हैं। तो देखिए यहां पर एक चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लेते कोई भी एक गुणनखंड है, उसमें से कितने ऐसी संख्या है जो 10 से बड़ा है, ये मुझे चाहिए, और ये मुझे चाहिए 66 के अंदर में। ठीक है, तो इसको बताने के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको पहले समझाऊंगा, तब जाके यहां पर मैं करूंगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 24 में लेता हूं। ठीक है, 24 का गुणनखंड आपको पता है कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है और 24 होता है। ठीक है भाई, अगर आपको पूछा जाए कि भैया यार ये बताओ कि ऐसे कितने नंबर है जो कि 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा, ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो कि 4 से बड़े होंगे, तो हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 मतलब 4 तक तो यहाँ है, यहाँ तक 4 या 4 से छोटा को हटा देंगे, बाकी जो नंबर होंगे वो बड़ा होंगे। तो टोटल गुणनखंड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो 8 में से 4 ये छोटा है, तो ये 4 को घटा देंगे, तो 4 जितना भी घटा देंगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा, वो मेरा सबसे बड़ा होगा। अगर मैं बोलूं कि ऐसी कितने हैं जो कि 3 से बड़ा है, 3 से, तो 3 तक कितने हैं, 1 2 3, 3 तक, यानी कि 8 में से तब 3 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये करना है, लेकिन बात को समझिए, शायद यहां पर आप चीजें नहीं समझ पाए होंगे, यहां पर समझिए। अगर इसको मैं प्राइम फैक्टर में तोड़ूं 24 को, तो 24 को क्या करेंगे, 24 को लिख सकते हैं 8 या 24 यानी कि 2 का क्यूब इंटू 3 पावर 1। ठीक है, अब इसका नंबर ऑफ ये निकालना, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं टोटल पहले वो जानना होगा, तब उसको हटा देंगे तो बात बन जाएगा। तो 4 दूनी 8 है, नंबर ऑफ फैक्टर इसमें 1 इंक्रीज कर देंगे, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 इंक्रीज 2, 4 दूनी 8।
अब ये पूछ रहा है कि इसमें कितने ऐसे हैं जो कि 4 से बड़े हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि 1 से लेकर 4 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 24 को काट सकता है। बताइए 1 से लेकर 4 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 24 को काट सकता है। तो आप बोलेंगे भैया देखिए इसमें से बहुत ज्यादा देखने सोचने की जरूरत नहीं है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है। ये 4 ऐसी नंबर है जो कि 24 को काट सकता है, अर्थात 8 में से 24 को मतलब 8 में से 4 को घटा देंगे तो 4 आएगा। अगर आपको बोलूं कि इस 24 में से ऐसा, इस 24 के फैक्टर में से ऐसे कितने संख्या है जो 6 से बड़े हैं, 6 से, तो आप ये देखेंगे कि 1 से लेकर 6 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 24 को काट सकता है। तो बोलेंगे भैया 1 है, 2 है, 3 है, एक 4 है और एक 6 है, इतना ही संख्या जो 24 को काट सकता है। तो कितने संख्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यानी कि अब 5 घटाना है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा। और देखिए 6 से बड़ा 3 नंबर होगा, 6 तक यहाँ है, इससे बड़ा 1, 2, 3। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में बात आया? मतलब जितना बोलेगा ना वहां से 1 से लेकर 10 तक आपको ये देखना है कि वो किस किस संख्या से कट सकता है। जितना संख्या से कटेगा, जितना नंबर ऑफ डिजिट से कटेगा, जितना नंबर ऑफ क्या नंबर से कटेगा भाई, जितना नंबर से कटे उसको गिनना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से कट रहा था, 5, 6 नहीं घटाना है, जितना नंबर होगा उतना घटाना है, ठीक है। एक नंबर ये है। और इसी के अंदर में एक सेकंड पार्ट आता है जिसको मैं बता देता हूं अभी। मान लेते कि आपको बोलेगा कि भैया 24 है, ठीक है, 24 है। अब हमें ये बताओ कि 24 के अंदर जो गुणनखंड है, आपको क्या बोला, 1, 2, पहले समझिए बात को, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 ये है। अब हमें ये बताओ कि ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से डिविजिबल है, इसके अंदर ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से डिविजिबल है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको क्या बोलेंगे भैया कितने हैं? एक बोलेंगे 4 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, यानी कि 4 नंबर 4 से डिविजिबल है, 4 नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको प्राइम फैक्टर में कैसे पता करेंगे उसको देखिए। 24 है तो 24 को लिखेंगे, 24 को हम क्या लिखते हैं, 8 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब इंटू 3 लिखते हैं, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि इस गुणनखंड के अंदर 4 से बड़ा मतलब 4 कौन कौन से डिविजिबल है, 4 कौन कौन संख्या को काट सकता है, ठीक है। तो 4 को क्या करना है, 4 को आपको प्राइम फैक्टर तो नहीं है, इसको तोड़ देंगे, 2 के पावर में 2 4, अर्थात 2 के पावर में q इंटू 3 के पावर में जो 1 है, इसका नीचे 2 के पावर में 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड ही बोल रहा है। तो आपको तो पता ही है जब बेस सेम रहता है तो पावर पावर घटता है, अर्थात 2 के पावर में 1 हो जाएगा, 3 के पावर में 1। अब बढ़ा करके गिन लीजिए, आंसर हो जाएगा 2 के पावर में मतलब 1 बढ़ा देंगे 2 होगा, 2 होगा, 2 दुगने कितना होगा 4, कितना होगा 4। और ऐसे कितने नंबर है जो काट सकता है, बोलेंगे 1, 2, 3, 4, देखिए काट दिया 4, ठीक है। अगर आपको बोलता कि ऐसे कितने नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, 24 के गुणनखंड के अंदर ऐसे कितनी संख्या है जो 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं बताइए। हम ये करते हैं भैया कि ये तो है उसका ही है, मतलब फैक्टर प्राइम फैक्टर और 3 है 2 के पावर में, तो हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 2 3 में से 2 घटेगा तो 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, और 3 के पावर में 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 2 में 1 इंक्रीज कर देंगे 3, अरे 2 1 में 1 इंक्रीज 2, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर 6 ऐसे नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल है। देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मुद्दा पहला मेरा क्या है, पहला मुद्दा ये था कि इसे कितने नंबर है जो कि बड़ा वाला है, ठीक है। और बड़े वाले के साथ ही एक सवाल आपके सामने छोटा सा मैं रखता हूं, इसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6600 का प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, 6600। तो 6600 को क्या लिख सकते हैं भैया, अंतिम का 2 नंबर ये कह रहा है, आप लिखिए 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और 66 को सो लिख सकते हैं 11 इंटू 6, और 6 को तो प्राइम फैक्टर है नहीं, तो इसको मतलब प्राइम नंबर नहीं है, तो इसे तोड़ देंगे, 3 दूनी 6, तो बनेगा क्या, ये 2 1 ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 के पावर में 3 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, रहने देते हैं, एक 3 और 11 आ जाएगा, 3 इंटू 11, इसमें कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए, 1 कीजिए। पहले तो नंबर ऑफ इसमें टोटल नंबर कितने हैं वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पर 4 गुने 3 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 चौके 48, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 48 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 48 है। अब उसमें से बताना है कि 10 से कितना बड़ा है, ऐसे कितने नंबर है जो 10 से बड़े हैं, तो आप बताइए 10 से, यानी कि 1 से लेकर 10 तक ऐसे कितने नंबर है जो 66 को काट सकता है। तो बोलेंगे भैया ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा 33 बार में, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 एकम 5 5 से 15 5 10, 6 से तो कट ही रहा, ऊपर दिख रहा है, 7 से नहीं कट पाएगा, ठीक है। 8 से, अंतिम का 3 नंबर 8 से कट रहा है, मतलब पूरा कट रहा है। 8 पंचे 40, 8 छो 48, 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, 8 पंचे 40 काट देगा, 8 कटेगा, 9 नहीं काट पाएगा, 10 से तो कट ही रहा। तो कितने नंबर है 2 4 6 8, यानी कि 48 में से 8 घटा देंगे तो वो मेरा करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ऐसे कितने नंबर होंगे, तो 40 है, और ये आपका करेक्ट उत्तर, ठीक है भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताएं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए होंगे। अगला आगे और भी एक टाइप बताऊंगा जिसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए जो कि डिविजिबल वाला सवाल है, ठीक है, डिविजिबल वाला सवाल है, ठीक है। ऐसी कितने नंबर जो 40 से विभाज्य है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 7200 का क्या होता है प्राइम फैक्टर,
प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताएं। अंतिम के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर 100 के लिए लिख सकते हैं, और 72 को 8 गुना 9 लिख सकते हैं। 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है, और 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है। 2 का क्यूब, 2 यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 3 बार है, तो 2 के पावर में टोटल 5 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम अभी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब 40 से विभाज्य, तो 40 एक ऐसा नंबर है, इसको भी प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए। तो 40 को लिख सकते हैं 8 पंचे 40। इस 8 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस 2 का क्यूब 5 से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए बात को समझिए, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था वही बता रहा हूँ। 2 के पावर में 5 इंटू 3 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2, ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। 2 के पावर में 3 इंटू 5 के पावर में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। कर दीजिए डिवाइड, और उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे हम। 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 के पावर बेस समान है, 5 बेस से में 5 बेस, 2 में से 1 घटेगा तो इंटू 5 के पावर में 1 बचेगा, 3 के पावर में जो है वो रहने देते हैं। 2 में 1 का इंक्रीज हो जाएगा 3, 1 में 1 का इंक्रीज 2, 2 में 1 का इंक्रीज 3, तो 3 3 9 दूने हो गया 18, जहां 18 है वही आपका आंसर, ठीक है। तो ये विभाजित वाले सवाल है, ये विभाज्य वाले सवाल है। एक सवाल मैं आपके लिए दे देता हूं, इसको आपको कर लेना होगा, ठीक है। जैसे यहां पर देख लीजिए, आप बता दीजिए भाई कि कुछ भी बताइए भाई, कोई जो भी देख लीजिए, आपको ये बता देना कि 1800 के अंदर कितने ऐसी संख्या है जो 72 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये आपको बता देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 1800 के अंदर, 1800 में लिख देता हूं, 1800 के अंदर ऐसी कितनी गुणनखंड संख्याएं हैं जो कि 72 से डिविजिबल है, 72 से, ठीक है। अगला एक टाइप और बच रहा है, इसको मैं बता देता हूं और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। और ये मतलब लगभग आपको सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक चीज ये होता है कि उन गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। पूर्ण वर्ग बोल देगा कि कोई भी नंबर दे देगा, ठीक है, उसके अंदर पूर्ण वर्ग संख्या, उसका गुणनखंड का योग चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक बात समझिए, जैसे यहां पर एक 24 मान लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 कहां है भैया, 6 है, 8 है, 12 है और 24, ये वे सभी संख्या जो इसको निपटा सकता है। तो सवाल ये पूछेगा कि इसके अंदर ऐसी कितनी संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग है, उसका योग बताओ, उसका योग बताओ। तो पूर्ण वर्ग कौन होते हैं भैया, एक 1 होता है और एक 4 है, यहाँ पर बाकी कोई है नहीं है, तो 4 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 पूर्ण वर्ग का योग। देखिए एक एक पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घनमूल भी है, ठीक है। एक जो है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है, तो परफेक्ट स्क्वायर एक और एक दोनों का ऐड, बट ये मेरा तो बड़ा नंबर रहेगा तो हालत खराब हो जाएगा। तो देखिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में, 8 24, 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर में 1, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें चाहिए कि पूर्ण वर्ग की संख्या का योगफल। देखिए जब भी पूर्ण वर्ग बोले जाएगा ना, तो एक संख्या के बाद एक छोड़ करके ऐड करना है। अगर इसमें से सभी सम ऑफ फैक्टर्स चाहिए तो हम क्या करते, 2 के पावर में 0 करते, 2 के पावर में 1 करते, 2 के पावर में 2 करते, 2 के पावर में 3 करते, और चीजें हम 0 और 3 के पावर में 1 ये करते कि नहीं करते। लेकिन जब भी हमें पूर्ण वर्ग बोला जाएगा, पूर्ण वर्ग, तो एक को छोड़ करके एक लेना है, ठीक है, एक को छोड़ करके एक लेना है। तो पहले 2 का पावर में 0 ले लेंगे, अब 1 नहीं लेना है, 2 के पावर में 2 लेंगे, फिर हम 3 नहीं ले सकते, चौथा रहता तो देखा जाता, नहीं है तो नहीं है, 0 और ये तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो 2 के पावर में 0 का मतलब 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर गुना 3 के पावर में 0 1 हो गया, तो 4 1 क्या हो गया 5, 5 गुना 1 बराबर 5, तो ये करेक्ट उत्तर 5 ही आया था, 5 ही आया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताएं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं आपको एक सवाल और पूछ लेता हूं, मैं थोड़ा सा बड़ा पूछ देता हूं ताकि आपको चीजें दिक्कत ना हो। अगर मैं 72 पूछ लेता हूं, ठीक है, 72 के अंदर ऐसी कितनी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है, तो 72 का फैक्टर क्या होता है, 9 8 72, यानी कि 3 का स्क्वायर और 2 का क्यूब होता है, 9 8 72। तो भैया यार क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़ करके लेना है, एक लेना है फिर छोड़ करके लेना है, तो 3 का 0 लेना है, ठीक है, प्लस 1 नहीं लेना है, 3 का 2 लेना है, आगे तो कुछ लेने की जरूरत नहीं, इंटू 2 के पावर में क्यूब है, यानी कि 2 का 0 लेंगे प्लस 2 का पावर में 2 लेंगे, फिर 1 तो नहीं लेना, 2 नहीं लेना, 3 नहीं ले, 4 लेता तो देखा जाता, 3 के पावर में 1 हो गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है, जोड़ यहाँ पर 1 और 2 का पावर में 4, ठीक है, 9 1 10, 10 गुना 5 बराबर हो गया यहाँ पर 50, यानी कि 72 के अंदर टोटल 50 ऐसी मतलब सभी जो पूर्ण वर्ग संख्या है सभी का योग कितना है 50 है। देखना चाहेंगे आप, देख लीजिए 72 का बताइए फैक्टर क्या होता है, 72 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4 काट सकता है, 18 चौके 72, 4 काट सकता है, 5 काट सकता है और 6 काट सकता है। उसके बाद क्या काट सकता है भाई, 5 कैसे काटेगा, दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, 6 काट सकता है, ठीक है। उसके बाद 8 9 72, 9 8 72, ठीक है, 8 9 72, 9 8 72, 10 11 12 नहीं काट पाएगा, ठीक है।
तीन तो काट ही रहा, कितना बार में 18 36 जो भी है आगे देख ले, 24 या 72 कटता है, ठीक है। 9 10 11 12 12 छुके 72, 12 13 14 15 16 17 18 काट देगा, 18 19 20 21 22 23 24 काट देगा। उसके बाद कोई नहीं काट पा रहा, 24 25 26 27 28 29 30 नहीं, एक 36 काटेगा भैया, और अंतिम में 72 कटेगा, ठीक है। 9 8 72 काटिए दिया, 8 से काटिए। ऐसा बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या है, बताएं कौन कौन है। एक मिला, एक 4 मिला, एक 9 मिला और एक 36 मिला, ठीक है। सभी को जोड़िए, कितना होगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, और 36 और 4 40 हो जाएगा। तो 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आया कि नहीं आया, 50। अर्थात कितने पूर्ण वर्ग संख्या है, 50 है। 72 के अंदर कितने पूर्ण वर्ग संख्या है, 50 है। अर्थात हमें क्या लेना होगा, उसका फैक्टर को लेना होगा, फैक्टर को लेना होगा, और एक के बाद एक को जोड़ना है, एक के बाद एक के, मतलब 3 के पावर में, जैसे यहाँ पर 0 प्लस 3 के पावर में 1 प्लस 3 के पावर में 2 है, तो यानी कि इसको लेंगे, फिर इसको नहीं लेंगे, फिर इसको लेना है, ठीक है। और अगर क्यूब पूछा जाएगा तो इसको लेना है, फिर 1 2 3 नहीं, 2 नहीं लेना, फिर तीसरा लेना है, फिर तीसरा, उस तरह करके लेना है क्यूब अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहे समझ गए होंगे ये दो बातें जो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। और इसी के अंदर से एक सवाल, कौन सा सवाल है भाई, बताना जरा एक बार। ये सवाल है, इस सवाल का आप हमें आंसर बता दीजिएगा, या मैं बता दूं तो बोलिए आप, मैं बता दूं या आप ही बताएंगे। तो मैं ही बता देता हूं, ठीक है भाई, मैं बता देता हूं यार, आपको उतना तकलीफ नहीं देंगे, ठीक है। 800, 1800 है, मतलब 10,800 है भाई, 10,800। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 100 को लिख ही सकते हैं। 108 जो है उसको क्या लिख सकते हैं बताएं, 108 को क्या लिखेंगे भैया, 2 पंचे 10, 2 चुके 8, 54। 108 को क्या लिखेंगे, 108 को कुछ ऐसा नंबर जो आप सोच पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, ठीक है। चलो यार देखिए, 4 दूनी 8 4 7 28, ठीक है। 4 दूनी 8 4 7 28, 27 चुके 108 होता है, और 27 का स्क्वायर, 27 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये 4 है, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो 2 के पावर में 2 और 2 के पावर में 2, तो टोटल 2 के पावर में 4 हो गया, 3 के पावर में 3 हो गया, और 5 के पावर में 2 हो गया। हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं चाहिए, यानी कि एक के बाद एक, यानी कि क्या करेंगे बताएं, क्या करेंगे। तो मैं यहां से कर देता हूं, 2 के पावर में 0 लेना है, 1 नहीं लेना है, 2 लेना है, ठीक है, 3 नहीं लेना है, 4 लेना है, 4 तक ले लिया। उसके बाद 3 आ गया, 3 के पावर में 0 लेना है, उसके बाद 1 नहीं लेना, 3 के पावर में 2 लेंगे, फिर लेना चाहे तो 4 को लेते, तो 4 था ही नहीं, 3 ही तक था, 3 ही हम जा सकते हैं। उसके बाद 5 वाला आ गया, तो 5 के पावर में 0 ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते हैं, 5 के पावर में 2 ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर होगा वो हमारे हाथ में होगा, ठीक है। देख लिया जाए, 2 के पावर में 0 का मतलब क्या है, 1 है, प्लस 4 है, और 2 के पावर में 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 भाई, ठीक है। आगे देख लिया जाए, 3 के पावर में 1 और 3 का स्क्वायर 9, इसको देखिए 1 और 5 के पावर में 25 मतलब 26, ठीक है। 16 4 20 और 21 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, और 25 1 26 हो गया भाई। सबको सॉल्व कर लिया जाए, हमारे हाथ में आंसर होगा, ठीक है। देखिए एक जीरो अंतिम में तो बैठेगा भाई, 10 से गुना करेंगे, एक जीरो सभी में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 26 से कम 26 के 6 कहाँ दिख रहा भाई, 60 कहाँ है बताएं, यही वाला आंसर होगा। 26 से 26 के 6 अंत में 2, 26 52 और 53 1 54 होता है, 54 से 60 होता है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। बताएं कितने आदमी को समझ में नहीं आया कि नहीं आया, ठीक है। और क्यूब अगर पूछेगा भैया, क्यूब, अरे यार रुक जा, मान जा भाई, 5 मिनट मान जा यार, अभी तो क्लास खत्म हुआ, ठीक है भाई। तो कितने आदमी को समझ में आ गया चीजें, उम्मीद कर रहा है कि सबको समझ में आएगा जो भी कंप्लीटली पढ़ाया भाई, ठीक है। इसको तसल्ली से एक बार रिवीजन मारना है, लगे हाथों ही, तभी आपके दिमाग में बैठ पाएगा, ठीक है। और कल की क्लास और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीडी में भाई रिमाइंडर और आपका डिविजिबिलिटी से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और पूरा 23-24 का डाटा पूरा लेकर के आ रहा हूं कल में, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्लियर करेंगे हम, ठीक है। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। अगर अच्छा लगे तो चैनल से हमारे साथ जुड़ सकते हैं भाई, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।